नाउ अप टिल नाउ हमने अर्ली वैदिक सोसाइटी के बारे में ब्रॉडली एक ओवरव्यू ले लिया है कि अर्ली वैदिक सोसाइटी में प्राइमरली सोसाइटी कैसी थी, क्या कोई स्ट्रैटिफिकेशन था या सोसाइटी प्राइमरली इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, यानी कि सोसाइटी का हर मेंबर एक इक्वलिटी के स्टेटस पे था। बियॉन्ड जो सोसाइटी थी ऋग वैदिक सोसाइटी, उसकी पॉलिटी कैसी थी, गवर्नेंस कैसा था, जो किंग था क्या वो ऑटोक्रेटिक थे या उसके ऊपर कुछ कंट्रोल था, जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जैसे सभास एंड समितिस थी उनका रोल क्या था। बियॉन्ड, क्योंकि हम अर्ली वैदिक सोसाइटी के बारे में देख रहे तो मोड ऑफ जो गवर्नेंस था उसके लिए कोई टैक्सेशन पावर थी या लोग वॉलंटरी ही कंट्रीब्यूट करते थे। एंड बियॉन्ड दैट जो भी इस अर्ली वैदिक सोसाइटी में रिलीजियस सेटअप था, जिन भी गॉड की, जिन भी ईश्वर की पूजा की जाती थी, वो प्राइमरली गॉड कैसे थे, जो मोड ऑफ रिचुअलिज्म था क्या इतना रिजिड था या सिंप्लीफाइड था, लोग नेचर की वर्शिप करते थे। बियॉन्ड नेक्स्ट जो हमने देखा था कि वुमेन का स्टेटस जो है अर्ली वैदिक सोसाइटी में कैसा था, राइट। बियॉन्ड दैट इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए अब जो है हम नेक्स्ट सब्सिक्वेंट पार्ट जो है लेटर वैदिक एज के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन जिन पैरामीटर्स पे हमने अपने फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर को देखा, दैट इज अर्ली वैदिक सोसाइटी के बारे में देखा, उन्हीं पैरामीटर्स पे अब हम जो है लेटर वैदिक एज के बारे में देखेंगे। एक कंपैरिजन बिल्ड करेंगे कि जो सिमिलर पैरामीटर्स पे तब की जब 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, एंड सब्सिक्वेंटली विद एवोल्यूशन ऑफ टाइम, विद पैसिविटी ऑफ टाइम, समाज में क्या क्या चेंजेस आए, सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए, वो हम लेटर वैदिक एज में देखेंगे। और इसके पीछे रीजंस देखेंगे कि जो भी चेंजेस आए उनके पीछे पॉसिबल रीजंस क्या थे, एंड बियॉन्ड क्या क्या सोर्सेस थे जिनके बिहाफ पे हम लेटर वैदिक एज के बारे में एक आइडिया कंस्ट्रू कर पाते हैं कि लेटर वैदिक एज में सोसाइटी ब्रॉडली कैसी थी। नाउ इसको प्राइमरली लेटर वैदिक एज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस टाइम पीरियड पे जो रेस्ट ऑफ द 3 वेदास हैं, प्राइमरली हमने इनिशियली देखा कि अर्ली वैदिक एज में सिर्फ जो सबसे ओल्डेस्ट वेद है दैट इज ऋग्वेद, वही कंपाइल किया गया था। और वो कंपाइल कहाँ किया गया था, किस जोग्राफिकल रीजन में, सप्त सैंधव रीजन में, यानी कि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं उसके विसिनिटी पे इस अर्ली वैदिक एज के जो इंडिविजुअल्स थे वो रह रहे थे, और उन्हीं विसिनिटी के अराउंड पे ऋग्वेद का जो है कंपाइलेशन किया गया। और ऋग्वेद एक प्राइमरली सोर्स था जिसके थ्रू हम अर्ली वैदिक एज के बारे में पता लगा सकते हैं। नाउ अगर हम लेटर वैदिक एज के बारे में देखते हैं तो इसमें कुछ ज्योग्राफिकल चेंजेस आते हैं। पहले अर्ली वैदिक एज में लोग इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी के विसिनिटी पे रह रहे हैं, प्राइमरली वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अफगानिस्तान, मॉडर्न डे पाकिस्तान, राइट, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश तक ये जो है अर्ली वैदिक सोसाइटी प्राइमरली फ्लरिश कर रही थी। लेकिन विथ पैसिविटी ऑफ टाइम एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है मेटल में। मेटल क्या, वो है आयरन। हमने ये डिस्कशन इनिशियली किया था कि अभी जो है प्राइमरली गैंगेटिक रीजन में, यानी कि वेस्टर्न यूपी के बियॉन्ड पे ये वैदिक एज या वैदिक सोसाइटी का अभी फ्लरिशमेंट नहीं हुआ है, वो रीजन प्राइमरली फॉरेस्टेड है। लेकिन विद डिस्कवरी ऑफ आयरन, आयरन की खोज जैसे ही होती है तो आयरन से जो है टूल्स बनाए गए होंगे, और उन आयरन के से बनाए हुए जो टूल्स हैं उनके थ्रू जो है फॉरेस्ट की कटाई शुरू हुई, यानी कि जंगलों को काट के रहने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए स्पेसेस अवेलेबल रहे होंगे। तो ग्रेजुअली विद टाइम जो अर्ली वैदिक सोसाइटी के इंडिविजुअल्स थे वो धीरे धीरे अब जो है गैंगेटिक प्लेन में आते हैं। गैंगेटिक प्लेन इन द सेंस कि जो आज का मॉडर्न डे यूपी है एंड टू द सर्टेन रीजन्स ऑफ बिहार, वहां हम देखेंगे कि ये लेटर वैदिक एज की जो सोसाइटी है प्राइमरली फ्लरिश कर रही है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1000 बीसी से लेके अराउंड 600 बीसी की जो भी डेवलपमेंट्स हैं उनको हम प्राइमरली लेटर वैदिक एज में रखते हैं, राइट। इस टाइम पीरियड की जो भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उनको हम लेटर वैदिक एज के ब्रॉडर पैरामीटर्स पे देखेंगे, और इनकी जो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो जो रेस्ट 3 वेद हैं, ऋग्वेद के अलावा साम वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इस टाइम पीरियड पे लिखे गए थे, और उन्हीं वेद से जो है हमें लेटर वैदिक एज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। तो इन्हीं ब्रॉडर पैरामीटर्स पे वेद के कंपाइलेशन के बिहाफ पे इन दो चैप्टर को ब्रॉडली दो उसमें पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। और प्राइमरली सोसाइटी में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ डिस्टिंक्ट चेंजेस हैं जो हम लेटर वैदिक एज में देखेंगे। तो इनका जो टाइम डिस्टिंक्शन है वो अराउंड 1000 बीसी से लेके 700 टू 600 बीसी के अराउंड जो है ये हिस्टोरिकल टाइम पीरियड एक्सटेंड करता है। एंड प्राइमरली इस लेटर वैदिक एज की जो सोसाइटी है वो अब गैंगेटिक वैली के
अलग अलग पार्ट में फ्लरिश कर रही है, जिसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट किंगडम्स लाइक कोशाला, जो आज का मॉडर्न डे अयोध्या है, राइट। मॉडर्न डे अयोध्या है वो कोशाला किंगडम की कैपिटल सिटी हुआ करती थी। प्राइमरीली विदेह एक किंगडम के महाजनपद के बारे में देखेंगे। विदेह जो आज की मॉडर्न डे बिहार में लोकेटेड है, वहां पे ये लेटर वैदिक सोसाइटी जो है फ्लरिश कर रही होती है। एंड बियॉन्ड कुछ और पॉपुलर किंगडम्स विद पैसिविटी ऑफ टाइम जो है डेवलप हो रहे होते हैं, जैसे कुरु है। कुरु किंगडम, महाभारत आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि कौरव्स एंड पांडवों के बीच में जो महाभारत का युद्ध होता है, वो महाभारत में का जो युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में, वो किस किंगडम से बिलोंग करते थे? इसी कुरु किंगडम से बिलोंग करते थे। बियॉन्ड पांचाल है, मॉडर्न डे अयोध्या जो कि कोशाला किंगडम के एम्बिट में था। मगध जो मॉडर्न डे बिहार है वो मगध, मॉडर्न डे वाराणसी जो कि काशी के एम्बिट में था। एमपी में जो है अंग महाजनपद, ऐसे जो है ये सारे इंपॉर्टेंट महाजनपद का डेवलपमेंट जो है, इंपॉर्टेंट किंगडम्स का डेवलपमेंट इस लेटर वैदिक एज के टाइम पे शुरू हो जाता है। एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, जब हमने अर्ली वैदिक सोसाइटी डिस्कशन किया तो वहां पे टर्म मेंशन किया गया था जन, राइट। जन टर्म यूज किया गया था, कहीं पे भी ऋग्वेद में जनपद टर्म की मेंशनिंग नहीं मिली है, राइट। सिर्फ जन टर्म की मेंशनिंग ऋग्वेद में दिया गया है, लेकिन सब्सिक्वेंट हम देखेंगे कि जनपद टर्म का यूज जो है इस लेटर वैदिक एज में डेवलपमेंट, लेटर वैदिक एज में इस जनपद टर्म का जो है यूज बार बार किया जाएगा। तो ये प्राइमरली इंपॉर्टेंट किंगडम्स का डेवलपमेंट हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट किंगडम्स क्यों डेवलप हो रहे होंगे? हमने अर्ली वैदिक सोसाइटी में देखा कि लोग प्राइमरली जो खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक जगह ट्राइबल आइडेंटिटी के बिहाफ पे वो रह रहे हैं, अलग अलग कबीलाइज हैं जो अलग ट्राइबल्स हैं जो एक जगह रह रहे हैं, एक ट्राइब एक जगह, एक ट्राइब दूसरी जगह, राइट। तो ट्राइबल आइडेंटिटी बेस्ड थी अर्ली वैदिक सोसाइटी में। लेकिन जब लेटर वैदिक सोसाइटी में हम देखेंगे, राइट, कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो अपने नीड्स को मीट आउट करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए उनको लैंड एरिया, ज़्यादा से ज़्यादा खेतों की ज़रूरत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट होगी। उसी के बिहाफ पे इनका जो है मूवमेंट इन द मिडिल मेनी पार्ट्स ऑफ द गैंगेटिक रीजन में हो रहा है, राइट। तो धीरे धीरे जो एरिया का एक्सपेंशन हो रहा है, पहले जो ट्राइब्स के फॉर्म में छोटे छोटे पैचेस में रह रहे थे, अब जो है इन एरियाज का एक्सपेंशन हो रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे ये है कि जो लेटर वैदिक एज की जो सोसाइटी है वो ट्राइबल आइडेंटिटी से मूव करके टेरिटोरियल आइडेंटिटी पे प्रोग्रेस करती है। यानी कि हमने अर्ली वैदिक सोसाइटी में देखा कि जो ट्राइबल आइडेंटिटी थी, राइट, ट्राइबल आइडेंटिटी से मूव करके जो लेटर वैदिक एज में सोसाइटी है वो टेरिटोरियल आइडेंटिटी पे हो जाती है, राइट। टेरिटोरियल आइडेंटिटी पे लेटर वैदिक एज की जो सोसाइटी है वो बेस हो जाती है। बड़े बड़े महाजनपद, इंपॉर्टेंट किंगडम्स को का जो है डेवलपमेंट होने लग जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है इस लेटर वैदिक एज का। उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट किंगडम जो है आपको मेंशन किए गए हैं कि जो पांचाल है, कोशाल है, मगध, काशी, अंग, ऐसे ऐसे महा किंगडम जो है, पावरफुल किंगडम जो है इस लेटर वैदिक एज में डेवलप हो जाते हैं। और जो इनिशियली जो जन टर्म यूज किया जाता था वो ग्रेजुअली विद एक्विजिशन ऑफ टेरिटरीज के एक्सपेंशन के बिहाफ पे यही जो है लेटर जो है जनपद एंड ग्रेजुअली, और इनका एक्सपेंशन जो है लेटर हम देखेंगे 16 महाजनपद के बारे में। इस चैप्टर के बाद हम एक नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में कि इन्हीं जनपद से कैसे और एडवांस लेवल पे महाजनपद का डेवलपमेंट होता है। नाउ अब इस लेटर वैदिक एज के सोर्सेस क्या है? प्राइमरली जब भी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला पार्ट जो है सोर्सेस का है कि इस 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक की जो भी डेवलपमेंट है उनके कुछ सोर्सेज होंगे जिनके बिहाफ पे हम इस टाइम पीरियड की हिस्ट्री को कंस्टिट्यू करते हैं कि इस टाइम पीरियड पे सोसाइटी कैसी थी, पॉलिटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी। और वो सोर्सेज या तो लिटरेरी सोर्सेज होंगे या आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से आए होंगे। तो इस लेटर वैदिक एज के जो प्राइमरली सोर्सेज हैं, एक तो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमने डिस्कशन किया कि 10 मंडल में लिखा गया है, राइट। और उसका पहला और जो 10th पार्ट है वो सबसे बाद में ऐड हुआ था। जो 10th पार्ट है, जो 10th मंडल है ऋग्वेद का, वो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जो कि लेटर वैदिक सोसाइटी के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। जैसे हमने अर्ली वैदिक सोसाइटी में देखा कि जो वर्ण सिस्टम की मेंशनिंग की गई थी उसमें इनिशियली सिर्फ 3 वर्णों के बारे में ही मेंशन किया गया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय
क्षत्रिय, एंड तीसरा जो है वैश्य के बारे में ही मेंशन की गई। तो जो चौथा है शूद्र, उसकी मेंशनिंग इनिशियल ऋग्वेद में नहीं किया गया। जब 10वां मंडल ऐड किया गया तो लेटर पार्ट ऑफ द अर्ली वैदिक सोसाइटी में शूद्र टर्म का जो है एडिशन हुआ था, यानी कि बहुत ही बाद में, अर्ली वैदिक सोसाइटी के बहुत बाद में जो शूद्र टर्म का यूज किया गया था। तो ये 10th मंडल अब जो ऋग्वेद है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें लेटर वैदिक सोसाइटी के बारे में देता है। एंड सब्सिक्वेंटली इस ऋग्वेद के बारे में मैंने डिस्कशन किया कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों से एसोसिएटेड जो भी ब्राह्मण थे, उपनिषद से, उनका भी कंपाइलेशन किया गया, जिनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें इस लेटर वैदिक सोसाइटी के बारे में मिलती है, यानी कि सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। एंड सब्सिक्वेंटली इंपॉर्टेंट पुराण्स लाइक रामायण, महाभारत के युद्ध के बारे में हमने देखा, कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था। किस इंपॉर्टेंट किंगडम से बिलोंग करते थे? वो कुरु से बिलोंग करते थे। तो ये महाभारत का युद्ध भी जो है हमें इस लेटर वैदिक सोसाइटी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ये ट्रीटीज जो है हमें प्रोवाइड करता है, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट संहितास लाइक सामवेद संहितास जिसमें प्रेयर्स दिया गया, ये सारे जो है हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ब्राह्मण्स के बारे में मैंने डिस्कशन इनिशियली ही किया गया था कि हर वेद जो है, एवरी वेद लाइक जो चारों वेद लिखे गए वो हाइम्स के फॉर्म में लिखे गए, उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये जो ब्राह्मण्स हैं वो एक्सप्लेन करते हैं। और हर एक वेद का कंटेम्प्रेरी जो है पैरेलल जो है ब्राह्मण है जो उन वेद को सिंप्लीफाई करके आपको बताता है। तो ये बहुत सारे जो अलग अलग ब्राह्मण थे वो भी इस लेटर वैदिक सोसाइटी के बारे में हमें 1 by 1 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जो लिटरेरी सोर्सेज लेटर वैदिक एज या लेटर वैदिक एज की जो सोसाइटीज हैं उनके बारे में देते हैं, वो तीनों वेद अलॉन्ग विद ब्राह्मण्स एंड जो इंपॉर्टेंट रिलीजियस बुक्स हैं जैसे महाभारत और रामायण जो हैं, ये हमें लेटर वैदिक सोसाइटी के बारे में देते हैं। नाउ रिटेन सोर्सेज के बियॉन्ड अगर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस की बात की जाए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात की जाए, यानी कि बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ की जो भी मटेरियल्स मिले हैं उनको एक्सकेवेट करके जो निकाला गया है और उनसे जो एविडेंसेस मिलते हैं वो प्राइमरली इस टाइम पीरियड पे जो पॉटरीज मिली हैं वो पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरीज मिली हैं, राइट। पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरीज मिली हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरली घग्गर रीजन, जो घग्गर रीजन आपका जो है हरियाणा और राजस्थान के विसिनिटी पे जो रिवर फ्लो करती है, रिवर घग्गर एंड बियॉन्ड राजस्थान का जो रीजन है वहां पे रिवर जो फ्लो करती है, इसी रिवर के विसिनिटीज, इनके विसिनिटी के अराउंड जो है इन पॉटरीज का आफ्टर एक्सकेवेशन जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, जो कि उनकी कार्बन डेटिंग करके ये पता चला है कि अराउंड 1000 BC से लेके 600 BC के अराउंड ये पॉटरीज का ही यूज किया गया था, जो कि ब्रॉडली एक रफ आइडिया या एक प्रॉपर एविडेंस हमें सब्सटैंशिएट करते हैं कि लेटर वैदिक एज की सोसाइटी में प्राइमरीली जो पॉटरीज यूज की जाती थी वो कैसी थी, राइट। बियॉन्ड कुछ और रेफरेंसेस हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जामिनेशंस में चाहे PCS हो, SSC हो, किसी भी एग्जामिनेशन में जो ऑब्जेक्टिव MCQs आते हैं वो इन फैक्चुअल डाटा पे बेस्ड आते हैं। जैसे अगर इंडियन म्यूजिक के ओरिजिन की बात की जाए तो वो किस वेद से डिराइव हुआ है? सामवेद। अभी हम लेटर पार्ट इन वेद्स के बारे में मोर इलेबोरेशन देखेंगे कि सामवेद क्या है। तो सामवेद में जो है म्यूजिकल रिसाइटल्स दिए गए हैं, जो भी मंत्र ऋग्वेद और अलग अलग वेदों में दिए गए हैं उनका म्यूजिकल रिसाइटेशन कैसा हो, म्यूजिक के फॉर्म में कैसे रिसाइट किया जाए, वो सामवेद में मेंशन किया गया है। तो जो इंडियन म्यूजिक की डेवलपमेंट हुई है इसी प्राइमरली वेद से की गई है। अभी मैंने चौथे वर्ण में जो वर्ण सिस्टम में जो चौथा लेवल था शूद्र के बारे में देखा कि लोवेस्ट कैटेगरी में रखा गया था। उनकी मेंशनिंग जो है ऋग्वेद के 10th मंडल में की गई थी और ये सबसे लेटर पार्ट में जो है 10th मंडल इस ऋग्वेद में रखा गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी PCS में पूछा जा चुका है, स्टेट PCS में, यूपी PCS अलॉन्ग विद बिहार PCS, कि द मेंशनिंग ऑफ द वर्ड शूद्र इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो प्राइमरली 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद में। सिमिलरली गायत्री मंत्र है, एक सेकुलर मंत्र है, ये हर एक रिलीजन, हर एक कास्ट, हर कोई इंडिविजुअल इस गायत्री मंत्र को जो बोल सकता है, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम। इस गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद में जो है मेंशन किया गया है। इसको प्राइमरली विश्वामित्र जी ने जो है कंपाइल किया था। ये ऑलरेडी यूपी PCS के 2013 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था। तो गायत्री मंत्र भी आपका ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। द टर्म गोत्र जो है, गोत्र है
टर्म जो है हम देखेंगे कि लेटर वैदिक एज में जो है प्राइमरली इस टर्म का यूज किया जाता है। गोत्र जनरली जो है सिमिलर फैमिली क्लैन को सिग्निफाई करता है, यानी कि इसकी डेवलपमेंट ये थी कि हमने अर्ली वैदिक सोसाइटी में देखा कि जो प्राइमरली प्रॉपर्टी की ओनरशिप थी, जो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में जो इंडिविजुअल्स उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो कैटल्स थी, काउस और बफेलो जो वो लोग डोमेस्टिकेट कर रहे थे वो कैटल से उनकी प्राइमरली प्रॉपर्टी होती थी, और एक ट्राइब्स के फॉर्म में रहते थे, कबीलाई एक साथ रहते थे। तो अपनी काऊ को, जो गाँव को, गायों को या कैटल्स को एक जगह ये जो है हर्डिंग करते थे या उनको बांध के रखते थे, उस प्लेस को जो है गौ स्थान बोला जाता था, और उसी गौ स्थान से जो प्राइमरली जो टर्म है गोत्र डिराइव किया गया है, यानी कि इनकी सिमिलर फैमिली ओरिजिन है। तो ये किस वेद में मेंशन किया गया है? ये अथर्व वेद में मेंशन किया गया है। तो अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए द टर्म गोत्र इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, तो प्राइमरली यू नीड टू आइडेंटिफाई अथर्ववेद। एंड इसी तरह कुछ और इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे हम देखेंगे कि आश्रम्स के बारे में मेंशनिंग वैदिक सोसाइटी में किया गया, लेटर वैदिक सोसाइटी में प्राइमरली, कि एक इंडिविजुअल की लाइफ को 4 पार्ट में, 4 आश्रम में सेग्रीगेट किया गया है। पहला जो है आपका जो ब्रह्मचर्य है, यानी कि अभी हम इसको मोर इन एलेबोरेट देखेंगे। ब्रीफ में बता दूं कि कभी कोई इंडिविजुअल जैसे ही पैदा होता है, थोड़ी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाती है, तो उसकी इनिशियल पार्ट ऑफ द जो लाइफ है जहाँ पे वो एजुकेशन ले रहा है, उस टाइम पे वो एक ब्रह्मचारी की तरह अपनी लाइफ को सस्टेन करेगा, अपने टीचर के, अपने गुरु के यहाँ जाके हॉस्टल में उनके यहाँ टीचर के साथ रहेगा, शिक्षा दीक्षा लेगा, और उसकी जो लाइफ रहेगी वो सेलिबेसी यानी कि प्रॉपरली वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ, फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ जो है ब्रह्मचर्य की तरफ फॉलो करेगा। जैसे ही वो अपनी एजुकेशन पूरी कर लेता है, वापस अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपने घर पे आता है, और यहाँ पे अपनी जो है फैमिली को स्टैब्लिश करता है, शादी विवाह, बच्चे पैदा करता है। तो उस सेकंड स्टेज ऑफ द आश्रम को जो है गृहस्थ बोला जाता है। एंड वंस ये एक लंबे स्पैन तक ये गृहस्थ अपनी जब लाइफ जी लेता है, उसको असर्टेशन हो जाती है कि हाँ सब कुछ आप वेल स्टैब्लिश कर लिया, प्रॉपर्टी बना लिए, बीवी बच्चे सही से हैं, तो सब्सिक्वेंट जो थर्ड स्टेज है वानप्रस्थ, यानी कि वो फॉरेस्ट में चला जाता है वो इंडिविजुअल्स, राइट। विद एज, वैदिक एज के जो इंडिविजुअल्स है वो फॉरेस्ट में चले जाते थे, सब कुछ त्याग के अपना जो है, राइट। ये 3 स्टेज, इनिशियल जो ये 3 स्टेजेस हैं, 3 आश्रम्स हैं, वो आपके उपनिषद एंड प्राइमरली छांदोग्य उपनिषद में ये तीनों ही स्टेजेस के बारे में मेंशन किया गया है, राइट। एंड सब्सिक्वेंटली जो 4th इसमें आश्रम का जो स्टेज है वो सन्यासी है, राइट। यानी कि जो 4th स्टेज है, सब मोह माया त्याग करके योग से और तपस्या कर रहे हैं, उनको जो है सन्यासी स्टेज बोला जाता है। और ये चारों ही स्टेज की मेंशनिंग जो है ज्वाला उपनिषद में की गई है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दिए गए हैं। अर्ली वैदिक सोसाइटी में हमने देखा था कि आर्यंस और दस्यूस के बीच में बैटल होता है, जिसको बैटल ऑफ 10 किंग्स बोलते हैं। ये ऋग्वेद के 7th मंडल में मेंशन किया गया है। तो दीज आर द इंफॉर्मेशन वेरी रेलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। इन पे बेस्ड प्रीलिम्स में टाइम एंड अगेन रेगुलर ऑफन पे जो है क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, राइट। तो यू नीड टू क्रैम दिस डाटा कि किस वेद में कौन कौन से इंफॉर्मेशन दी गई है। नाउ हमने इनिशियली ये देखा था कि अर्ली वैदिक सोसाइटी, अभी डिस्कस किया कि इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के विसिनिटी पे लोकेटेड हैं, प्राइमरली ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अफगानिस्तान, पंजाब, मॉडर्न डे पाकिस्तान, राइट, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश तक ये जो है अर्ली वैदिक सोसाइटी फ्लरिश कर रही थी। लेकिन जब हम लेटर वैदिक एज के बारे में देखेंगे, लेटर वैदिक एज सोसाइटी के बारे में देखेंगे, तो इनका एक्सपेंशन जो है गंगेटिक वैली की तरफ हो रहा है। तो इनकी जोग्राफिकल रीच जो है बियॉन्ड पंजाब एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, और फर्दर जो है इनका मूवमेंट होता है। उसके पीछे प्राइमरीली रीजन क्या है? लैंड और वाटर रिसोर्सेस, राइट। खेती करने के लिए जमीन चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इनका एक्सपेंशन जो है रेस्ट पार्ट ऑफ द जोग्राफिकल रीजन्स में हो रहा है। तो वो जोग्राफिकल रीजन्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। नाउ यू कैन सी इन दिस मैप, ये मैप जो मेंशन किया गया है, प्राइमरली हमने डिस्कशन किया कि अर्ली वैदिक सोसाइटी इन्हीं एरिया के विसिनिटी पे है, लेकिन ग्रेजुअली विद टाइम ये इस तरफ जो है गैंगेटिक वैली में जो है धीरे धीरे प्रोसीड कर रही है, राइट। और इसका जो ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है, ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन यहाँ पे ये विदेह देख सकते हैं, जो मॉडर्न डे बिहार है,
अयोध्या के ये जो रीजन है जो कोशाला किंगडम के एम्बिट में आता है, ये ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ दिस लेटर वैदिक एज सोसाइटी में, और लेटर यहाँ पे कोई एक्सपेंशन नहीं है, तो प्राइमरली इन जोग्राफिकल रीजन में जो है लेटर वैदिक एज जो है फ्लरिश कर रही थी, यानी कि इनका एक्सपेंशन विद धीरे धीरे जो इस साइड पे हो रहा है। तो ये जोग्राफिकल रीजन भी एक इंपॉर्टेंट डिमार्केशन है, एग्जाम में यूजुअली मेंस में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, जिससे इस साल 2023 में जो है इसी प्रेमाइस पे पेपर 1 हिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में जो डिफरेंसेस उनके बिहाफ पे। तो ज्योग्राफिकल डिफरेंस या ज्योग्राफिकल स्पेस में डिफरेंसेस ये हैं कि इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज के विसिनिटी के बियॉन्ड ये ज्योग्राफिकल इनका जो एक्सपेंशन इस साइड पे जो गैंगेटिक रीजन में हो रहा है, राइट। बियॉन्ड जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं लाइक सरस्वती, धृष्टावती, इनकी मेंशनिंग भी लेटर वैदिक टेक्स्ट में की गई है। अर्ली वैदिक टेक्स्ट में हमने देखा ऋग्वेद में प्राइमरली सरस्वती रिवर को नदीत्रमा दिया गया है, एक इंपॉर्टेंट रिवर, रेस्पेक्टेड रिवर है सरस्वती। इंडस की बार बार मेंशनिंग की गई है, राइट। और ये आर्यंस जो कि वैदिक सोसाइटी में रह रहे हैं वो प्राइमरली इधर मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि अंग जो है, अंग किंगडम जो है वो मॉडर्न डे मध्य प्रदेश में है, मगध जो बिहार में है, और इनकी जो आइडेंटिटी है वो नॉन आर्यन है, यानी कि अब तक हमें कोशाल और विदेह के बारे में देखा वो सब आर्यन आइडेंटिटी, आर्यन से जो वहाँ मूव किए, लेकिन मगध और अंग रीजन में जो इंडिविजुअल्स है वो नॉन आर्यंस हैं, राइट। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंशिएशन है जोग्राफिकल एक्सपेंशन में और किन किन रीजन्स में जो है लेटर वैदिक सोसाइटी जो है फ्लरिश कर रही थी। नाउ एविडेंसेस देख लिया हमने, जोग्राफिकल रीच देख लिया, अब देखते हैं कि पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। इनिशियली अर्ली वैदिक सोसाइटी में हमने देखा कि लोग ट्राइब्स में रह रहे हैं, ट्राइबल ग्रुप में रह रहे हैं। उन ट्राइबल ग्रुप का एक सरदार है जिसको प्राइमरली हम किंग कह सकते हैं। किंग को जो है इलेक्ट करके ले आया जा रहा है, और वो किंग ऑटोक्रेटिक ना हो उसके लिए उस पर कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस रखे गए हैं। इंपॉर्टेंट असेंबलीज लाइक सभाज एंड समितिज हैं जो किंग पे, राजा पे जो है कुछ चेक रखती हैं, राइट। ऑल्दो जो एलिमेंट ऑफ इलेक्शन है, मतलब जो राजा बन रहा है उसकी पोस्ट जो हेरिडिटरी है, लेकिन एलिमेंट ऑफ इलेक्शन जो है ऑलरेडी अर्ली वैदिक सोसाइटी पे रखा गया है और किंग पे जो है कुछ चेक्स रखे गए हैं। पुरोहित है जो कि राजा को एडवाइस कर रहा है, लेकिन विद पैसिविटी ऑफ टाइम जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रहा है, जो हम लेटर वैदिक स्टेज पे देखेंगे कि जो किंग है वो ज्यादा से ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है, किंग जो है पावरफुल होता जा रहा है, राइट। और किंग और जो ब्राह्मण्स हैं उनके बीच में कुछ डिफरेंस धीरे धीरे अभी हम देखेंगे कि कुछ डिफरेंसेस जो है अराइज होते रहते हैं, लेकिन जो प्रीस्ट है जो पूजा करा रहा है, राजा जो भी पूजा याचना कर रहा है, पहले हमने देखा कि युद्ध में जाने से पहले, बैटल में जाने से पहले अर्ली वैदिक सोसाइटी में जो ट्राइबल किंग्स होते थे वो पूजा करते थे, इंद्र भगवान की पूजा करते थे ताकि उनको जो है प्रॉस्पेरिटी मिले, बैटल में जीत मिले। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर था, लेकिन धीरे धीरे रिचुअलिज्म आता जाता है, रिचुअलिज्म आ जाता जाएगा, बहुत ही आडंबर, ढोंग आडंबर जो है धीरे धीरे टाइम के साथ आता जाएगा। तो ये जो इस टाइम की पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें जो है किंग ज्यादा से ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि पहले एक छोटे एरिया पे गवर्न करना था, ट्राइबल रीजन पे गवर्न करना था, लेकिन जैसे ही ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन हो रहा है तो जो एरिया है उनका भी एक्सपेंशन हो रहा है, बड़े एरिया को गवर्न करना है। जो जन टर्म है अब वो जनपद टर्म में तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है, राइट। हमने इनिशियल अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में देखा जन टर्म यूज किया, लेकिन यहाँ पे जनपद्स का डेवलपमेंट हो रहा है, किंगडम का डेवलपमेंट हो रहा है। तो जो इंडिविजुअल्स हैं वो ट्राइबल आइडेंटिटी से मूव करके टेरिटोरियल आइडेंटिटी की तरफ अब धीरे धीरे प्रोसीड कर रहे हैं, राइट। अब क्योंकि ग्रेटर एरिया को गवर्न करना है, इनको प्रोटेक्ट करना है, तो किंग के पास ज्यादा से ज्यादा पावर होंगी और अपने आप को ज्यादा पावरफुल डिस्प्ले करने की कोशिश करेगा। इनिशियली जो सभाज एंड समितिज थी, जो इंपॉर्टेंट असेंबलीज थी जिन पे किंग का थोड़ा एक कंट्रोल था कि वो ऑटोक्रेटिक ना हो, वो कंट्रोल अब धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग जाता है। लेटर वैदिक स्टेज पे ये कंट्रोल जो है डिक्लाइन होने लग जाता है, और जो आइडिया ऑफ मोनार्की है, राइट, कि किंग ही प्राइमरली गवर्न करेगा। हमने शुरू में देखा अर्ली वैदिक सोसाइटी में थोड़ा डेमोक्रेटिक एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे विद पैसिविटी ऑफ टाइम जो है जो आइडिया ऑफ मोनार्की है वो फर्दर डेवलप हो जाता है। एंड
जो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं वो और रिजिड होती जाती हैं। जैसे किंग अपने आप को जब राजा एस्टैब्लिश कर रहा है तो कई सारी सैक्रिफाइसेस प्रैक्टिसेस करता था कि तो उसकी यश कीर्ति फैले, चारों तरफ उसका नाम फैले। उसमें जो सैक्रिफाइसेस प्रैक्टिसेस हैं वो कुछ हम देख लेते हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ परफॉर्मेंस सैक्रिफाइसेस जो किंग करता था उसमें एक था राजसूय यज्ञ। इसमें जब भी किंग कोई इंडिविजुअल जब राजा बनने के लिए गद्दी पे बैठता था तो उसकी कॉन्सिक्रेशन होती थी। जैसे बाहुबली मूवी आपने देखी हो, राइट? बाहुबली मूवी में जब वो किंग बनता है तो कैसे उसकी किंगडम जो प्रजा के लोग थे सारे खड़े होते हैं, उनको मुकुट, किंग को जो है मुकुट पहनाया जाता है। वैसे ही जब इस टाइम पीरियड लेटर वैदिक एज पे जो किंग है जब वो गद्दी पे बैठता है तो उसके लिए राजसूय यज्ञ होता है। ऐसे कुछ सैक्रिफाइसेस प्रैक्टिसेस होती हैं। बियॉन्ड अश्वमेध यज्ञ की प्रैक्टिस होती है। रामायण में आपने सुना होगा लव कुश के बारे में, राम के जो बेटे थे। तो अश्वमेध यज्ञ में किंग क्या करता था, जो राजा होता था घोड़े को छोड़ देता था। एक घोड़ा होता था उसको छोड़ देता था और वो घोड़ा जहां भी जिस भी किंगडम में जाता था अगर उसको बिना रोके उस घोड़े को अगर कोई रोक नहीं रहा तो ऐसा माना जाता था वो किंगडम इस राजा के विसिनिटी के एम्बिट में आ गया है, राइट? एंड अगर ये हॉर्स अगर कोई जिस भी दूसरे किंगडम में जा रहा वहां का राजा या वहां के इंडिविजुअल्स रोक लेते थे तो इस दोनों किंगडम के बीच में, दोनों राज्यों के बीच में लड़ाई होती थी कि आपने हमारा घोड़ा क्यों रोक लिया, राइट? तो ये अश्वमेध ऐसे प्रैक्टिसेस भी होती थी। एंड वंस जब ये हो जाता था तो यज्ञ और पूजा होती थी, बहुत सारी सैक्रिफाइसेस प्रैक्टिसेस होती थी। सब कोई अश्वमेध यज्ञ में पार्टिसिपेट करते थे जो राजा की फैमिली थी, अलॉन्ग विद जो भी किंग्स थे जिनके राज्य में ये घोड़ा गया, जिन्होंने उसके राजा की विसिनिटी को एक्सेप्ट किया है, सुजेनिटी को एक्सेप्ट किया है, वो सब इस अश्वमेध यज्ञ में पार्टिसिपेट करते थे। गिफ्ट्स का एक्सचेंज होता था, लोग राजा को गिफ्ट प्रोवाइड करते थे। तो अश्वमेध यज्ञ ऐसी सैक्रिफाइसेस प्रैक्टिसेस। वाजपेयी यज्ञ ये भी एक इंपॉर्टेंट है जो किंग अपने अथॉरिटी को दिखाने के लिए, अपनी डोमिनेंस को दिखाने के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइसेस प्रैक्टिसेस धीरे धीरे करता है। और सम्राट जैसी टाइटल जो है हम सम्राट अशोक बोलते हैं जो कि बहुत लेटर पार्ट में, लेकिन ऐसे राजा जो होते थे अपनी कीर्ति को दिखाने के लिए ऐसे टर्म जैसे सम्राट का इस लेटर वैदिक टाइम पीरियड पे जो है यूज करते हैं। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कैसे सोसाइटी चेंज हो रही है। ये जो भी इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइशियल रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस हो रही हैं इनको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रीस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। प्रीस्ट की रिक्वायरमेंट होगी जो इन सारे सैक्रिफाइसेस प्रैक्टिसेस को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, राइट, जो भी रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस हो रही हैं, इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन किंग एंड प्रीस्ट के बीच में एस्टैब्लिश हो जाता है। यानी कि जो राजा है और जो प्रीस्ट है, जो पुजारी है, उसके बीच में एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है। तो जो रोल ऑफ ब्राह्मण है, जो प्रीस्ट है और किंग है, उनका इन रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस में डोमिनेंस बढ़ता जाता है और एक सोसाइटी में ये एलिनेशन क्रिएट करता है। एलिनेशन इन द सेंस हमने अर्ली वैदिक सोसाइटी में देखा कि इगैलिटेरियन सोसाइटी है, सब कोई बराबर है, राइट? कुछ ऐसा रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस नहीं हो रही, बहुत एडवांस लेवल पे गिफ्ट्स का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे इन पूजा जो भी वर्शिप की जा रही है, सैक्रिफाइसेस या रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस की डेवलपमेंट हो रहा है, तो एक ढोंग आडंबर सा डेवलप होता जा रहा है। यानी कि जो रिच है, जो प्रॉस्पेरस है, दैट इज द किंग, जिसके पास धन दौलत है, वही ऐसी पूजा याचना या रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस करेगा। तो ब्राह्मण को ये सारी गिफ्ट्स मिल रहे हैं, जो भी ये पूजा याचना कर रहा है। एक मीडियम है, एक प्रीस्ट है जो ये सारी पूजा याचना कर रहा है, इनके बीच में नेक्सस डेवलप हो रहा है। लेकिन जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो कॉमन फोक्स हैं, वो तो ये एफर्ट नहीं कर सकते, राइट? आज के टाइम पे अगर आपसे बोलूं कि आप पूजा याचना करना है, आपको जो प्रीस्ट को जो BMW, ऑडी या करोड़ों रुपए देने हैं, तो एक मिडिल क्लास या लोअर इंडिविजुअल की बस की तो बात है नहीं कि इतना कुछ कर सके। तो होगा क्या कि हम ये सोचेंगे कि हमारे रीच में ही नहीं, हम पूजा पाठ कर ही नहीं सकते, राइट? ये अमीर लोगों की चीज है। वैसे ही ये जो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं, इनमें जो कॉमन लोग हैं, जो आम आदमी है, वो कहीं ना कहीं उनका एलिनेशन शुरू होता है। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं, जब इनको हम एडवांस स्टेज में देखेंगे कैसे डिफरेंसेस क्रिएट कर रही है सोसाइटी में। जो रिच हैं, जो प्रिविलेज्ड हैं, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो किंग हैं, वो रिच और प्रिविलेज्ड हैं, उनकी अपना डोमिनेंस चल रहा है। और नीचे लेवल के जो कॉमन फिक्स ऑर्डिनरी लोग हैं, उनके बीच में एक गैप क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस धीरे धीरे इन रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस के बिहाफ पे डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं, राइट? तो कॉमन फोक डिफरेंशिएट हो रहे हैं। कुछ नए टर्म्स का डेवलपमेंट लेटर वैदिक एज पे डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे टर्म लाइक राष्ट्र, राज्य
ऐसे टर्म्स जो है इनका डेवलपमेंट हो रहा है। और उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन वही है, पहले हमने पढ़ा कि वो ट्राइबल आइडेंटिटी से मूव करके टेरिटोरियल आइडेंटिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जो टेरिटोरियल स्पेस है उनको सिग्निफाई करने के लिए ऐसे टर्म लाइक राष्ट्र और राज्य का मेंशनिंग किया जाता है, जिसमें पावरफुल किंगडम्स लाइक कुरु, पांचाल, इनका ऐसे डेवलपमेंट होता है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो धीरे धीरे लेटर वैदिक एज में सोसाइटी कैसे चेंज हो रही, कैसे रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस जो हैं बिटवीन ऑर्डिनरी कॉमन फोक और प्रिविलेज के बीच में एक गैप क्रिएट कर रहा है, राइट। जो पुरोहित हैं, जो हमने देखा इनिशियली अर्ली वैदिक एज के टाइम पीरियड पे एडवाइजर हुआ करते थे, राइट, उनका रोल भी अब और इंपॉर्टेंट होता जाता है। और इन पुरोहित को जो है किंग जो है गिफ्ट के फॉर्म में काउज दे रहा है, हॉर्सेस दे रहा है, चैरियट्स, गोल्ड, यानी कि उस टाइम पे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो भी प्रॉस्पेरस चीजें जो वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को सिग्निफाई करती है, वो एज अ गिफ्ट अब किंग जो है इन पुरोहित को दे रहा है, राइट। उस टाइम की BMW, मर्सिडीज क्या होंगी? ये चैरियट्स होंगे, घोड़े होंगे, राइट। उस टाइम पे कार तो थी नहीं, तो यही सारी चीजें होती थी जो प्रिविलेज लोग, जो रिच लोग होते थे वो यूज करते थे, जिनके पास ज्यादा वेल्थ होता है। तो ये किंग जो है इनको गिफ्ट दे रहा है पुरोहित को, राइट। तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा कि दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। अर्ली वैदिक सोसाइटी में हमने देखा कि कोई भी स्टैब्लिश फॉर्म में टैक्स नहीं इंपोज किया गया सोसाइटी में, राइट। कोई भी टैक्स सोसाइटी पे जो इंडिविजुअल्स ट्राइब्स में रह रहे हैं उन पे नहीं इंपोज किया गया था। अगर जो इंडिविजुअल्स हैं कुछ टैक्स दे भी रहे हैं तो वो वॉलंटरी फॉर्म में अपनी इच्छा से दे रहे हैं, कोई उन पे इंपोजिशन नहीं है। और उस टर्म को हमने क्या यूज किया था? बली टर्म। बली टर्म जो है यूज किया गया था कि पहले जो है वॉलंटरी था टैक्सेशन सिस्टम, लोग अपनी इच्छा से देते थे, लेकिन अब जो है टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो रहा है, बड़े एरिया को रूल करना है, गवर्न करना है, राइट। उस एरिया को गवर्न करने के लिए एक स्टैब्लिशमेंट की जरूरत होगी, गवर्नेंस मशीनरी की जरूरत होगी। तो इन चीजों को फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। बिना पैसों के कुछ नहीं होने वाला है। मार्क्स की थ्योरी के अलावा अकॉर्डिंग जो है इकोनॉमी इज द सब स्ट्रक्चर ऑफ एवरीथिंग, राइट। तो बिना पैसे के कुछ नहीं होने वाला है। तो अब जो है जो अथॉरिटी है वो टैक्सेशन इंपोज करने जा रही है, राइट। जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन था अब वो टैक्सेस के फॉर्म में इंडिविजुअल्स पे इंपोज किया जा रहा है कि आप टैक्सेस पे कीजिए, तभी ये राजा जो है आपको प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट एनी इन्वेजन और वॉर, राइट। और जो क्षत्रिय जो सेकंड वर्ना सिस्टम में थे उनको राजन्य से ऐसे टर्म यूज किया गया है इस लेटर वैदिक सोसाइटी में। टैक्सेशन के फॉर्म में जो बलि था वो इंपोज किया जा रहा है, राइट। और क्योंकि अब टैक्सेस को जो इंपोज किया जा रहा तो उन टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए ऑफिशियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे आज के टाइम पे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के जो इंडिविजुअल्स हैं वो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, राइट। टैक्सेस के इंपोजिशन के लिए ऐसे ऑफिशियल्स काम करते हैं। तो ये गवर्नेंस की मशीनरी अलोंग विथ जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उनको गवर्न करने के लिए अब ऑफिशियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। पहले ऐसा कुछ नहीं था अर्ली वैदिक सोसाइटी में। तो धीरे धीरे जो है कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं जो हम देखेंगे कि ये 12 रत्नीस जो यहाँ पे मेंशन किए गए इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, जैसे कि पहले पुरोहित हैं जो कि एडवाइजर है किंग को इंपॉर्टेंट मैटर में एडवाइस कर रहे हैं, राइट। और राजन ने जो क्षत्रिय जो वॉरियर्स क्लास है उनको राजन्स बोला गया। वैसे अलग अलग जो सेनानी हैं जो वॉरियर बैटल में जा रहे हैं उनको सेनानी बोलते हैं। जो विलेज को हेड कर रहा है वो ग्रामीणी है। संग्रहिती जी ये जो आपको ट्रेजरर है जो कलेक्ट कर रहा है पैसे। भागदूत जो है ये ऑफिशियल जो टैक्स कलेक्शन में हेल्प कर रहा है उस ऑफिशियल को भागदूत बोल रहे हैं, राइट। तो ऐसे इंपॉर्टेंट 12 ऑफिशियल्स हैं जो लेटर वैदिक सोसाइटी में हम देखते हैं कि इनकी मेंशनिंग टाइम एंड अगेन जो है की गई है। और एक इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है कि जो वैदिक सोसाइटी हमने देखा कि प्राइमरली आर्यंस हैं, प्राइमरली आर्यंस इन सोसाइटी में रह रहे हैं जिनको हम वैदिक सोसाइटी कलेक्टिवली बोलते हैं। लेकिन आर्यंस के अलावा भी जो दस्यूज हैं जो बैटल में हार गए थे वो भी इस सोसाइटी में रह रहे हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स देखे गए हैं इनमें नॉन आर्यंस को भी रिक्रूट किया गया है, राइट। नॉन आर्यंस को रिक्रूट किया गया, यानी कि कहीं भी नेपोटिज्म या ऐसा कुछ जो फीचर है जो आज के टाइम पे हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं वो नहीं है। मेरिट के बिहाफ पे जो है इन इंडिविजुअल्स का जो है अपॉइंटमेंट हो रहा है जो कि लेटर वैदिक एज सोसाइटी है उनकी गवर्नेंस में हेल्प कर सके, राइट। नाउ पहले हमने देखा था कि जो किंग था, जो भी किंग था, जो राजन जो ट्राइब्स का किंग था वो प्राइमरली जो इंडिविजुअल्स थे उनको जो है
वो वॉर में जाता था। वॉर में किस लिए जाता था? कैटल्स के लिए, क्योंकि उस अर्ली वैदिक सोसाइटी में जो प्रॉपर्टी थी, जो लोगों के पास प्रॉपर्टी थी, वेल्थ थी, वो कैटल थी, जो गाय भैंसे उनके पास होती थी, वही एक प्रॉपर्टी थी। लैंड की ओनरशिप नहीं थी। जैसे आज के टाइम पे हम जमीन खरीद लें, फ्लैट्स खरीद लें, अपार्टमेंट्स खरीद लें तो हमारी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उस टाइम पीरियड पे अर्ली वैदिक सोसाइटी में सिर्फ कैटल वाज द वेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो एक ट्राइबल क्लैन दूसरे ट्राइबल क्लैन पे अटैक इसलिए करता था कि उनके कैटल्स को जो है ले आ सके, अपनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ा सके, और राजा का काम उस समय अर्ली वैदिक सोसाइटी में यही था। लेकिन विद पैसिविटी ऑफ अ टाइम यहाँ पे जो है वेल्थ की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। उसके पीछे रीजन ये है कि कैटल के साथ साथ अब क्योंकि खेती करने के लिए जमीन चाहिए, लैंड चाहिए, तो धीरे धीरे लैंड की इंपॉर्टेंस और प्रोमिनेंस भी बढ़ती जाती है, राइट। तो अब जो वॉर होंगे वो लैंड की ओनरशिप के लिए भी होंगे, राइट, कि ज्यादा से ज्यादा जमीन उनकी किंगडम पे अटैक करके हम उनकी जमीन अपने हिस्से में ले आते हैं और वहां पे हम खेती करेंगे, उपज करेंगे, जिससे हमारी किंगडम की, हमारे राज्य की प्रॉस्पेरिटी होगी, राइट। तो ये जो ट्राइब्स, जो राजा था, अब उसका रोल का रीडेफिनेशन हो रहा है। वो सिर्फ बैटल में कैटल्स के लिए लड़ाई नहीं कर रहा है, रेदर अपने जो ट्राइब्स के इंडिविजुअल हैं या टेरिटरी के जो इंडिविजुअल्स हैं जो इस लेटर वैदिक एज सोसाइटी में रह रहे हैं, उनके प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस राजा की हो रही है। और जो नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट है, राइट, कैटल के अलावा, राइट, बियॉन्ड कैटल जो है अब एक्विजिशन ऑफ लैंड के लिए लड़ी जा रही है। कैटल के साथ साथ अब जो लड़ाइयां हो रही हैं वो लैंड के एक्विजिशन के बारे में भी, लैंड के एक्विजिशन के लिए जो हो रही हैं। तो नेचर ऑफ वॉर, नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी कैसे विद टाइम चेंज होता जा रहा है, और उसके पीछे रीजन क्या है वो हम देखते आ रहे हैं कि एग्रीकल्चर हो रहा है, खेती का प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जमीन चाहिए। तो जैसे ही लोगों की नीड्स रीडिफाइन होंगी वैसी उनकी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होंगी। तो उसी बिहार पे लेटर वैदिक सोसाइटी एज में जो है ऐसे चेंजेस होते आ रहे हैं। तो ये कुछ प्राइमरली पॉलिटी बेस्ड चेंजेस हैं। नाउ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो अभी हमने देखा कि एक जो किंग है उसका रोल जो है मोर पावरफुल हो जाता है और अपने आप को अराउंड द एरिया अलग अलग किंगडम्स में दिखाने के लिए वो इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइसेस और रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस करता है। तो उन्हीं रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस का ये बॉक्स में मेंशनिंग की गई, कौन से रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस किससे एसोसिएटेड थी। जैसे हमने राजसूय यज्ञ के बारे में देखा कि राजा जब भी अपनी गद्दी पे बैठता था, एसेशन टू थ्रोन, तो ये राजसूय यज्ञ करता था। वाजपेयी यज्ञ जो होता था या ये जो प्रैक्टिसेस होती थी वो ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ है, एक काइंड ऑफ सेरेमनी जिसमें किंग जो है अपने स्टेटस को स्ट्रेंथन करने के लिए चैरियट रेस करा रहा है, राइट, ऐसे कुछ फंक्शंस करा रहा है जिससे अपना यश और कीर्ति सोसाइटी में दिखा सकते हैं कि मैं कितना पावरफुल हूं। अश्वमेध यज्ञ जो हॉर्स सैक्रिफाइस हमने अभी मेंशन किया, ऐसे रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस की जा रही हैं। बियॉन्ड पूर्ण अभिषेक किया जा रहा है। राजा ऑलरेडी यहाँ पे गद्दी पे बैठ गया लेकिन फिर से उसका पूर्ण अभिषेक हो रहा है, राइट। एक सेरेमनी है जहाँ पे किंग जो है हर तरह की रॉयल डिग्निटी से अपने आप को एलिजिबल करा रहा है। तो ऐसे कुछ मेजर्स किए जा रहे हैं जिसमें किंग की जो है एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी में और ब्रॉडर लेवल पे हो जाए। इंद्र महाअभिषेक जैसी प्रैक्टिसेस किया जा रहा है जहां पे किंग की सुपीरियरिटी और सुप्रीमेसी को अलग राजाओं पे भी स्टैब्लिश की जाए, राइट। अपने किंगडम में तो स्टैब्लिश कर ही रहा है लेकिन और सारे किंगडम जो अलग अलग विसिनिटी पे लोकेटेड है उन सारे राजाओं पे भी इस किंग का डोमिनेंस हो, उसके लिए ऐसी इंद्र महाअभिषेक जैसी रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस की जाती थी। एंड टर्म्स लाइक एक रात यानी कि सोल रूलर जिसके सुजरानिटी में बाकी रूलर्स गवर्न कर रहे हैं, राइट, ऐसे टर्म्स का यूज भी, ऐसे रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस भी इस लेटर वैदिक एज सोसाइटी में होती जा रही हैं। तो यू कैन सी कि अर्ली वैदिक सोसाइटी कितनी सिंपलिस्टिक थी, नेचर की पूजा की जा रही है, इतना रिचुअलिज्म नहीं डेवलप हुआ, इगैलिटेरियन सोसाइटी है और किंग जो है एक एरिया में गवर्न कर रहा है लेकिन इतना पावरफुल नहीं है, उस पर कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस रखे गए हैं। लेकिन लेटर वैदिक एज पे कैसे किंग का रोल और खुलता जा रहा है, मोनार्की वेल स्टैब्लिश हो रही है, ऐसे प्रैक्टिसेस हो रही हैं, रिचुअलिज्म बढ़ता जा रहा है, यानी कि ढोंग आडंबर और इन चीजों पे धीरे धीरे मूवमेंट होती जा रही है। तो कैसे चीजें इवॉल्व हो रही हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस जैसे रत्न वहिमसी, ऐसे जो है राजसूय कोरोनेशन सैक्रिफाइसेस की जा रही हैं, ये सारी जो है लेटर वैदिक स्टेज पे जो है धीरे धीरे विद पैसिविटी ऑफ टाइम जो है डेवलप हो रही है।
नाउ अब इतना टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो रहा है, राइट, टेरिटरीज का एक्सपेंशन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा राज्यों को अपने हिस्से में मिलाने की कोशिश राजा की हो रही है, इसीलिए वो वॉर कर रहा है। तो इन एरियाज के गवर्नेंस, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। टैक्सेशन का हमने डिस्कशन किया कि अर्ली वैदिक सोसाइटी में वॉलंटरी थे, लोग अपनी इच्छा से दे देते, लेकिन अब ये ऑन पर्पस लोगों पे टैक्स इम्पोज किया जा रहा है। तो जो बलि है अब नो लॉन्गर वॉलंटरी है, आपको अब देना ही देना है। जैसे अभी गवर्नमेंट बजट कैसे हर साल देती है और आप पे टैक्स कितना इंपोज हो रहा है, आपको टैक्स पे करना ही है एक सर्टेन इनकम लेवल के बियॉन्ड हो, वैसे ही इस लेटर वैदिक एज सोसाइटी में भी टैक्सेशन का इम्पोजिशन हो रहा है। और उन टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए ट्रेजर्स की रिक्वायरमेंट होगी, राइट, ट्रेजर्स की रिक्वायरमेंट होगी। और जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं उन ऑफिशियल्स को जो है अभी डिस्कशन किया कि उनको बागदूत बोल रहे हैं। जो ट्रेजरर्स हैं उनको संग्रहित्री बोलते हैं, इन टर्म्स का यूज किया जाता है। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा कि भागदूग जो ये टर्म है वो किससे एसोसिएटेड है, 4 ऑप्शन दे देंगे, या संग्रहित्री टर्म किससे एसोसिएटेड है या किस टाइम पीरियड से एसोसिएटेड है, वैदिक टाइम पीरियड से, लेटर वैदिक टाइम पीरियड से, मौर्यन टाइम पीरियड से, गुप्ता टाइम पीरियड से। तो ये पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन क्वाइट इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन इनसे पूछे जा चुके हैं, राइट। तो इन इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स का अपॉइंटमेंट हो रहा है। अब जो टेरिटरीज हैं उनको प्रोविंसेस में, छोटे छोटे प्रोविंसेस में बांटा गया है, राइट। जो टेरिटोरियल लिमिट्स को जो है प्रोविंसेस में बांटा गया और उनके गवर्नेंस के लिए लोकल गवर्नेंस का जो है अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। यानी किंग तो सेंट्रल अथॉरिटी है, राइट, जो मेन टेरिटरी जो जनपद है, जो किंगडम है, उसकी ओनरशिप मेन तो किंग की है, लेकिन उसके प्रॉपर गवर्नेंस के लिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो रही है। नीचे नए नए ऑफिशियल्स का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है ताकि प्रॉपरली इस जो किंगडम जो डेवलप हुई है इस लेटर वैदिक एज में उनका गवर्नेंस हो सके। तो ऐसे जो है धीरे धीरे सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इवॉल्व होता है, राइट। एंड इंपॉर्टेंट जो ऑफिशियल्स हैं इनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया कि 12 इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं जो कि लेटर पार्ट जो है लेटर वैदिक एज में इनका अपॉइंटमेंट होता है। इसमें राज्य हैं जो वरियर्स पुरोहित हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि आर्यंस के अलावा नॉन आर्यंस भी इसके मेंबर्स हुआ करते थे, राइट। तो अब तक ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पॉलिटी क्या है, ज्योग्राफिकल रीजन क्या है, ये सारा हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सोसाइटी, कि समाज में क्या चेंजेस आए थे, क्या सोशल चेंजेस सोसाइटी में आए थे। अर्ली वैदिक सोसाइटी में इगैलिटेरियन सोसाइटी है, सब कोई बराबर हैं। वर्ण डेवलपमेंट हो चुका है, वर्ण का डेवलपमेंट हो चुका था। इनिशियली ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं। लेटर पार्ट में ही जब हम बहुत टाइम पीरियड बाद अर्ली वैदिक सोसाइटी में देखेंगे 10वें मंडल में शूद्र टर्म का यूज किया गया है, यानी कि शूद्र हैं बहुत बाद में आए होंगे अर्ली वैदिक सोसाइटी में। तो वर्ण सिस्टम तो स्टैब्लिश हो गया था अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पे ही, लेकिन ये भी हमने देखा था कि कोई रिजिडिटी अभी नहीं आई है, यानी कि एक वर्ण का इंडिविजुअल दूसरे वर्ण के इंडिविजुअल के साथ खाना खा सकता था। इंटर डाइनिंग की प्रैक्टिसेस थी, ब्राह्मण क्षत्रिय के साथ या ब्राह्मण वैश्य के साथ बैठ के खाना पीना कर सकता था। इंटर वर्णा में शादियां हो रही थी, मैरिजेस हो रही थी, एक वर्ण का इंडिविजुअल जो है दूसरे वर्ण के इंडिविजुअल्स के साथ शादियां कर रहा है। लेकिन अब जब हम देखेंगे लेटर वैदिक एज सोसाइटी में जो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं वो रिजिड होती जा रही हैं। तो यहाँ पे जो वर्ना सिस्टम है इस टाइम पीरियड में लेटर वैदिक एज की जो सोसाइटी जहाँ पे जो वर्ना सिस्टम है वो धीरे धीरे जो है रिजिड होता जा रहा है, राइट। जो सोशल हायरार्की है वो स्टैब्लिश हो रही है। इनिशियली अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पे इगैलिटेरियन सोसाइटी सब बराबर है, लेकिन धीरे धीरे हायरार्की बन रही है। टॉप ऑर्डर पे ब्राह्मण है, दूसरे पे क्षत्रिय हैं, तीसरे पे वैश्य हैं और चौथे पे जो शूद्र हैं, राइट। और जो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस हो रही है जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय का एक कोरिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है कि जो क्षत्रिय है, जो राजा है, वो यज्ञ सैक्रिफाइशियल प्रैक्टिसेस कर रहा है, उसमें जो है ब्राह्मण उसकी मदद कर रहा है, तो राजा इंटर्न क्या कर रहा है, उनको गिफ्ट दे रहा है ब्राह्मण्स को। तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है। तो इनका स्टेटस ब्राह्मण और क्षत्रिय का लेटर वैदिक टाइम पीरियड जो स्टेटस है वो धीरे धीरे इंप्रूव होता जा रहा है और इंप्रूव होता जा रहा है। लेकिन जो लोअर टू वर्णास हैं, जैसे वैश्य एंड शूद्र, उनका स्टेटस बहुत ही डेनिग्रेट, बहुत ही धीरे धीरे पुअर होता जाएगा इस ऋग वैदिक लेटर वैदिक एज सोसाइटी में, राइट। तो सोसाइटी जो है प्राइमरली यहाँ पे जो है सोशल हायरार्की जो है वो वेल डेवलप्ड हो जाती है। जो वर्ना सिस्टम डेवलप हुआ था अर्ली वैदिक सोसाइटी में, यहाँ पे जो सोशल हायरार्की वेल स्टैब्लिश हो जाती है। जो ब्राह्मण जो क्षत्रिय है उनका स्टेटस इंक्रीज हो जाता है, जो वैश्य और शूद्र है उनका स्टेटस यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, राइट। एंड कुछ डिफरेंसेस भी यहाँ देखे गए हैं।
क्योंकि प्रीस्ट ही है, जो ब्राह्मण ही है, वो सारी रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस कर रही हैं, वो एडवाइस कर रहे हैं क्षत्रिय को कि कैसे रहना है, क्या करना है। तो एक लॉ एंड ऑर्डर की स्टैब्लिशमेंट भी कहीं ना कहीं इन्हीं के एडवाइजमेंट के थ्रू हो रही है। लेकिन यहाँ पे ग्रेजुअल रिचुअलिज्म के साथ साथ कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिल रहे हैं बिटवीन क्षत्रिय एंड ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। ब्राह्मण अपने आप को सुप्रीम बता रहा है, राइट, अपने आप को सुप्रीम बता रहा है कि सबसे टॉप ऑर्डर में हम हैं, लेकिन सब्सिक्वेंट नेक्स्ट जो सेकंड ऑर्डर पे क्षत्रिय है। लेकिन क्षत्रिय में कहीं ना कहीं ईगो क्लैश या जो भी बोले, तो इनके बीच में एक डोमिनेंस सुप्रीमेसी को लेकर बैटल चल रहा है। तो ये कंफ्लिक्ट यहाँ लेटर वैदिक स्टेज पे जो है बिगिन हो जाता है कि दोनों एक दूसरे की पोजीशन को चैलेंज कर रहे हैं। ऑल्दो इनके बीच में एक रिलेशनशिप है, लेकिन सुप्रीमेसी को लेके एक चैलेंज और धीरे धीरे ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में जो है स्टैब्लिश होता जा रहा है। और जो ब्राह्मण्स हैं उनका स्टेटस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उन्होंने सोसाइटी में एक अवधारणा बना दी कि बैटल करने जा रहे हैं, लड़ाई करने जा रहे हैं, तो पूजा याचना करना है, अपने फैमिली की वेल विशिंग के लिए, अपनी आगे प्रोजेनीज आए और बच्चे पैदा हों। जैसे मेल प्रोजेनीज पे, मेल चाइल्ड पे स्पेसिफिक फोकस रखा गया था। अर्ली वैदिक सोसाइटी में ये हमने देखा किसी परिवार में अगर 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, मेल चाइल्ड लड़के पैदा हो रहे हैं, तो उसको ब्लेसिंग माना जाता था। तो ये सारी चीजें, ये प्रॉस्पेरिटी ब्लेसिंग तभी होंगी जब आप पूजा याचना करें, ये रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस करें। और ये पूजा करवा कौन रहा है? करवा रहे हैं ब्राह्मण्स। यानी कि जब ये ब्राह्मण्स पूजा याचना करा रहे हैं तो उन ब्राह्मण्स पे सोसाइटी की डिपेंडेंसी बढ़ेगी, राइट। डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो उसके वजह से होगा क्या कि जो ब्राह्मण्स हैं इनका पावर और प्रेस्टीज जो है सोसाइटी में इंप्रूव होगा। जैसे आज के टाइम पे हम पूजा करते हैं, पंडित जी को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, पैर छूते हैं, राइट, क्योंकि पूजा करा रहे हैं, भगवान से हमें कनेक्ट करा रहे हैं, हमें हमारी ऐसा मैटर ऑफ बिलीफ है। या कोई और रिलीजन हम जैसे इस्लाम में देख लें, क्रिश्चियनिटी में देख लें, जो भी रिलीजियस हेड है उनकी बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है, राइट। तो वैसे ही ब्राह्मण्स का स्टेटस जो है लेटर वैदिक स्टेज में इनका पावर और प्रेस्टीज जो है बढ़ता जाता है, राइट। ये सारे रिचुअलिज्म की जो भी मेथोडोलॉजीज हैं वो लोगों को बताते हैं कि पूजा कैसे करनी है, किस भगवान की करनी है, पूजा करने का प्रोसीजर क्या है, सारी चीजें जो है यही मतलब ज्ञान दे रहे हैं ये जो आपके ब्राह्मण्स हैं, राइट। तो उसी डेवलपमेंट में फर्दर एक टर्म यहाँ पे यूज किया गया, द्विजा। द्विजा का मतलब होता है ट्वाइस बॉर्न, 2 बार आप पैदा हो। जैसे एक तो नेचुरली जो फिजिकली बॉर्न हो रहे, एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है, और दूसरा जो इस टर्म में रखा गया है कि जब बच्चा, तो मान लो तो नॉर्मली एक नेचुरल प्रोसेस से बच्चा पैदा हो रहा है, लेकिन विद पैसिविटी ऑफ टाइम जो जनेऊ धारण करते हैं ना, सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी होती है, उपनयन संस्कार जिसको बोलते हैं, उपनयन सेरेमनी, ये जब होता है तो ऐसा माना जाता है कि इस इंडिविजुअल का दूसरा जन्म हुआ है। इसीलिए इस टर्म को द्विजा रखा गया है। और यहीं से सोशल डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत होती है। यानी कि सिर्फ टॉप 3 की जो वर्णास हैं, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय अलॉन्ग विद द वैश्य, वो इस द्विजा के लिए एलिजिबल थे। ये इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि द्विजा से आप क्या समझते हैं, वर्णा में कौन कौन से इंडिविजुअल जो है द्विजा के लिए एलिजिबल थे। इसमें शूद्र का कोई भी स्थान नहीं है द्विजा में। यानी कि जो भी उपनयन संस्कार हो रहा है, उपनयन सेरेमनी हो रही है, उसका कोर पर्पस ये है कि बच्चे की अब एजुकेशन यहाँ से शुरुआत होगी, पढ़ाई लिखाई की शुरुआत यहाँ इस उपनयन सेरेमनी से हो जाती है, राइट। तो पढ़ाई लिखाई के लिए एलिजिबल कौन है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय और वैश्य है। शूद्र को पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए हटा दिया गया था। डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। अब इसको मॉडर्न डे रिजर्वेशन पॉलिसी से हम लिंक करते हैं, राइट। आज के टाइम पे हम जो SCs, STs या OBCs हैं उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं, और उसके पीछे जो लॉजिक दिया जाता है कि इनके साथ हजारों सालों से जाति होती आई है, इसीलिए इनके लिए प्राइमरली रिजर्वेशन रखा गया है। तो उसके पीछे रीजन यही है कि ये ऐसी जो उपनयन सेरेमनी थी जिसमें शूद्र को हटा दिया गया था कि इनको एजुकेशन नहीं दिया जाएगा। और ये डेवलपमेंट हम कब कर रहे हैं? 2 से 3 हजार सालों पहले की, कि एजुकेशन में सिर्फ ब्राह्मण रहेगा, क्षत्रिय रहेगा, वैश्य रहेगा, शूद्र को कोई भी एजुकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। यही रीजन दिया जाता है कि जो सोसाइटी के उस टाइम के इन्फ्लुएंशियल लोग थे, एक दूसरी सोसाइटी के मेंबर्स दैट इज शूद्र को ऑल टुगेदर एजुकेशन से हटा दिया था, राइट। तो ये उपनयन सेरेमनी जो है यहाँ पे जो है प्राइमरली इन्हीं 3 वर्ण सिस्टम के जो प्राइमरली मेंबर्स है, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, उनके लिए रखा था। एक टर्म है गोत्र जो भी हमने मेंशन किया, ये वो इस लेटर वैदिक एज पे डेवलप होता है, जिसका मतलब होता है कॉमन एंसेस्टर।
एक ही फैमिली लीनियर से जो डेवलपमेंट हो रही है उसको जो है गोत्र टर्म यूज किया जाता है। आज भी जब शादी विवाह करते हैं नॉर्मली हिंदुइज्म में तो गोत्र देखते हैं कि सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकती, राइट। लड़का लड़की अगर सेम गोत्र में तो उनकी मैरिजेस नहीं होती हैं। इसके पीछे रीजन ही यही रखा गया है कि वो सेम फैमिली लीनियज है, उनकी एंसेस्ट्री सेम है, राइट। और अगर आपने बायो में पढ़ी हो कि जेनेटिक बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी हो तो डिजीज की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे पाकिस्तान में आप देखेंगे कजिन मैरिजेस का ही एक जो फीचर है, राइट, अपने चचेरे भाई या मौसेरे भाई बहन से शादी करने की, वो पाकिस्तान जैसे रीजन पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। और उसी रीजन की वजह से जो वहाँ जेनेटिक सुपीरियरिटी नहीं आती, जो डिजीज बीमारियों की होने की प्रोबेबिलिटी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए सेम गोत्र में जो है शादी के लिए मना किया जाता है। तो ये रीजन है, हिस्टोरिकली आपको लॉजिक अपना एस्टैब्लिश करना है कि सेम गोत्र में शादी क्यों नहीं की जाती है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, राइट। सेम गोत्र में अगर आप शादी कर रहे हैं तो जो आपकी एंसेस्ट्री है, जो आपके पूर्वज हैं, वो बहुत ही कॉमन और सिमिलर होंगे। तो दोनों के बीच में सिमिलर जेनेटिक फीचर्स होंगे, जो जेनेटिक स्ट्रेंथ होंगे वो सिमिलर होंगे। अगर कोई बीमारी जनरेशन आफ्टर जनरेशन चली आ रही है तो वो दोनों पति और पत्नियों में होंगी, तो जो बच्चा होगा उसके अंडर में भी डिजीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। इसीलिए सेम गोत्र में शादी नहीं होती है। एंड प्राइमरली हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से गोत्र टर्म जो है वो कॉमन एंसेस्ट्री को सिग्निफाई करता है। यहाँ पे डिस्टिंक्ट कास्ट सिस्टम का डेवलपमेंट हो जाता है, जो कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। यहाँ पे कास्ट सिस्टम अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है लेटर वैदिक स्टेज पे। और जो इंडिविजुअल्स हैं अब तक नेचर की वर्शिप कर रहे थे, प्रकृति की पूजा कर रहे थे। कुछ इंपॉर्टेंट गॉड्स जैसे हमने अर्ली वैदिक सोसाइटी में देखा कि इंद्र की पूजा कर रहे हैं, इंद्र एक बहुत ही प्रोमिनेंट गॉड है इन अर्ली वैदिक सोसाइटी। अग्नि की पूजा कर रहे हैं, वरुण की कर रहे हैं। अब धीरे धीरे अपने एंसेस्टर्स की, और एंसेस्टर्स में भी किसकी, मेल एंसेस्टर्स की, यानी कि जेंडर डिफरेंस भी आ रहा है। अपने दादाजी की पूजा कर रहे हैं, दादी जी की पूजा नहीं कर रहे हैं, तो जेंडर डिफरेंस भी कहीं ना कहीं, जेंडर स्टीरियोटाइप भी डेवलप हो रहा है। पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, राइट। तो इस लेटर वैदिक स्टेज में ये जो है मेल एंसेस्टर्स की वर्शिप करने का जो है कंसेप्ट डेवलप हो रहा है। और जो चार आश्रम मैंने अभी डिस्कस किए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ अलोंग विद द वानप्रस्थ, ये तीन जो है इनिशियली इनका जो है ग्रेजुअली डेवलप होता है। संन्यास जो है, जो चौथा स्टेज है, अभी उसकी डेवलपमेंट इस लेटर वैदिक एज सोसाइटी में नहीं हुई है। ये डेवलप होती है लेटर, जो हम देखेंगे उपनिषद, जो इन वेदों के बाद जब उपनिषद का क्रिएशन होता है तो उसमें यह संन्यास टर्म जो है मेंशन किया गया है। एक प्रैक्टिस यहाँ पे देखी गई है कि जब पिता की डेथ हो जा रही है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो उसका एल्डेस्ट सन है, राइट, जो बड़ा बेटा है, राइट, उसको उसकी प्रॉपर्टी दे दी जा रही है। जो भी पिता की जो भी पोजीशन है उसको सक्सीड उसका बड़ा बेटा कर रहा है, यानी कि प्राइमोजेनिटर की जो है ऐसा मैटर ऑफ प्रैक्टिस इस लेटर वैदिक एज की सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रही है। तो ये यू कैन सी कि अर्ली वैदिक सोसाइटी और लेटर वैदिक सोसाइटी में कैसे डिफरेंसेस सोसाइटी में क्रिएट हो रहे हैं, राइट। कैसे जो पहले इगैलिटेरियन सोसाइटी थी अब रिचुअलिज्म की तरफ मूव हो रही है, डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, सोशल हायरार्की क्रिएट हो रही है। ये सारे फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इन दोनों वैदिक और एजिक सोसाइटी में जो सोसाइटी का एवोल्यूशन हो रहा है उनकी स्टेटस को ऑब्जर्व करने के लिए। नाउ सब्सिक्वेंट विमेन, अब विमेन जो है, किसी भी विमेन का जो स्टेटस है, विमेन जो जिस सोसाइटी में जैसा ट्रीट की जाती हैं आज के टाइम पे, महिलाओं को जैसा भी हम ट्रीटमेंट देते हैं वो उस सोसाइटी का ब्रॉडर लेवल पे एक बहुत ही बड़ा रिफ्लेक्शन होता है कि आखिर वो सोसाइटी कैसी होगी। अगर एक सोसाइटी में किसी विमेन की रिस्पेक्ट की जा रही है तो हम बोलते हैं कि वो सोसाइटी बहुत ही वेल एजुकेटेड, बहुत ही प्रोमिस्ड इगैलिटेरियन सोसाइटी है। लेकिन अगर सेम सोसाइटी, अलग सोसाइटी जो अगर महिलाओं को दबा के कुचला के उनको पीछे रखती है अपने डेवलपमेंट को उसमें, तो एक हम नेगेटिव परसेप्शन से देखते हैं। तो विमेन का सोसाइटी में रोल भी उस समाज के बारे में, उस सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता है। इसी प्रेमाइज पे जब हम विमेन का स्टेटस इन द लेटर वैदिक एज की सोसाइटी में देखेंगे और उनका कंपैरिजन अर्ली वैदिक सोसाइटी से करेंगे तो हमने ये देखा था कि अर्ली वैदिक सोसाइटी में विमेन जो थी, महिलाएं जो थी, उनका एक प्रोमिनेंट रोल था। वो एजुकेशन ले रही थी। सभाज और समिति जो इंपॉर्टेंट असेंबलीज उस टाइम पे हुआ करती थी उसमें विमेन का पार्टिसिपेशन था। चाइल्ड मैरिजेस जैसी प्रैक्टिसेस जो है बहुत ही मिनिमलिस्टिक थी या नहीं थी। लेट अगर एज तक औरतें चाहें तो वो शादी कर सकती थी, राइट। बियॉन्ड दैट जो विमेन थी अपने जो उनके हस्बैंड थे, जो प्रोस्पेक्टिव जो उनके स्पाउसेस थे, उनका जो चुनाव था या इलेक्शन या नॉमिनेशन विमेन खुद करती थी, ऐसा एलिमेंट भी देखा गया था। अगर वो कोई औरत विडो हो जा रही है तो विडो रीमैरिज जैसे कंसेप्ट भी अर्ली वैदिक सोसाइटी में हमने देखे थे। तो ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही हैं।
कुछ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल जैसे हम वैदिक स्क्रिप्चर्स में देखेंगे कि लोप मुद्रा, ऐसी जो महिलाएं, जो लेडीज वुमेन हैं, उन्होंने कैसे वैदिक कंपाइलेशन में ऐसे इंपॉर्टेंट वुमेन डिग्निटरीज ने हेल्प की थी। लेकिन जब हम लेटर वैदिक एज की सोसाइटी में देखेंगे तो वुमेन का जो स्टेटस है वो धीरे धीरे जो है गिरता जा रहा है, राइट। इनका स्टेटस धीरे धीरे जो है गिरता जा रहा है, और उसके पीछे प्रोमिनेंट रीजन है क्या है, वही सेम जो SC STs का मैंने लॉजिक दिया रिजर्वेशन का, वुमेन के रिजर्वेशन की भी बात की जाती है कि वुमेन को भी जो रिजर्वेशन दिया जाए 33% ऑफ द रिजर्वेशन जैसे हमारे पार्लियामेंट में रखा गया। सिमिलर उसके पीछे रीजन भी यही दिया गया है कि लेटर वैदिक सोसाइटी में आप देखेंगे कि जो उपनयन सेरेमनी है, जो एजुकेशन की बिगिनिंग की सेरेमनी है, अब धीरे धीरे यहाँ से जब वुमेन को जो है हटा दिया जाता है। दे लॉज द राइट टू उपनयन सेरेमनी, यानी कि उपनयन सेरेमनी में या प्राइमरली एजुकेशन के लिए अब वुमेन जो है एलिजिबल नहीं रखी गई है लेटर वैदिक सोसाइटी में। पहले जो था विमेन जो है इंपॉर्टेंट सभा जो होती थी, जो सभा जो होते थे इंपॉर्टेंट जो डिग्निटरीज होते थे, एक छोटा एसोसिएशन जो होता था वो सभास होती थी, और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स जैसे उनको जहाँ असेंबल करते थे उस पार्ट को जो है समितिज बोलते थे। यानी कि जैसे आज के मॉडर्न टाइम में आप देखोगे कैबिनेट मिनिस्ट्रीज हैं जहाँ इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस लाइक एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस ये मीट करते हैं, कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री की पोर्टफोलियोज हैं, एंड ब्रॉडर जो अलग जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जहाँ पे जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो असेंबल करती हैं, उनको कंपेयर कर लो समिति से। तो सभास और समितिज जिसमें अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में वुमेन पार्टिसिपेट करती थी, अब उनके रोल पे जो है हैम्परिंग लग जाती है, यानी कि सभास में जो है ये वुमेन जो है नहीं पार्टिसिपेट करती हैं। समितिज में हालांकि ब्रॉडर लेवल पे है तो दे कुड अटेंड दिस समितिज, और उनकी जो पोजीशन है वो बहुत ही मिजरेबल और ट्रबल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। पहले उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाता था, लेकिन अब वो प्रॉपर्टी की ओनरशिप जो है नहीं कर सकती थी, राइट। ऑल्दो वुमेन जो थी वो ऋग्वेद की जो उसमें जो प्रैक्टिसेस में पार्टिसिपेट करती थी, ऋग्वेदिक सोसाइटी में हमने देखा था रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस में पार्टिसिपेट किया, लेकिन यहाँ पे उनका एक्सक्लूजन हो चुका था। ऑल्दो अर्ली वैदिक सोसाइटी में भी जो समाज था वो पैट्रियार्कल था, मेल डोमिनेटिंग था, लेकिन वुमेन को राइट्स उस टाइम पे दिए गए थे। लेकिन इस टाइम पीरियड पर ऋग्वेदिक सोसाइटी में ये सारे राइट्स जो है धीरे धीरे छीन लिए जा रहे हैं, राइट। एंड वुमेन्स वेर कंसिडर्ड सबऑर्डिनेट टू मेन, एंड कोई भी डिसीजन मेकिंग में इनका अब इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। जो भी सोसाइटी के डिसीजन लिए जा रहे हैं वो थ्रू मेल से लिए जा रहे हैं। तो कैसे वुमेन का जो स्टेटस है वो सोसाइटी में लेटर वैदिक एज सोसाइटी में गिरता जा रहा है, राइट। तो ये तो वुमेन का रोल हो गया। अब ब्रॉडली जो सोसाइटी का एक और इंपॉर्टेंट पिलर है कि लोग परिवार कैसा था। हमने इनिशियली देखा कि अर्ली वैदिक सोसाइटी में भी फैमिली एक फाउंडेशन थी। कोई फैमिली को जो हेड कर रहा है वो गृहपति है, राइट। गृहपति उस फैमिली को हेड कर रहा है, और उसके साथ जो उसकी पत्नी को हमने एक टर्म देखा था सपत्नी टर्म हमने देखा था अर्ली वैदिक सोसाइटी में। तो लेटर वैदिक एज की जो सोसाइटी है, यहाँ पे भी जो हाउस होल्ड जो फैमिली है वो एक प्राइमरली फीचर है इस लेटर वैदिक एज सोसाइटी का, और जो गृहपति है, जो फैमिली का हेड है, उसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। उसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी फैमिली लेवल पे पूजा याचना हो रही है, वहाँ पे जो भी रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं वो ये गृहपति कर रहा है, राइट। और जो फैमिली अर्ली वैदिक सोसाइटी में भी पैट्रियार्कल थी, यहाँ पे भी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, और विद पैट्रिलिनियल डिसेंट जो है यहाँ पे हम ऐसा कुछ देखते हैं। अर्ली वैदिक सोसाइटी पे भी पॉलीगैमी प्रैक्टिस की जा रही है, और पॉलीएंड्री भी हमने देखा था कि एक औरतों के कई सारे पति हैं और एक आदमियों की कई सारी पत्नी जो है अर्ली वैदिक सोसाइटी में देखा था। लेकिन यहाँ पे पॉलीगैमी देखा गया है, यानी कि सिर्फ एक आदमी की जो कई सारी पत्नियां हो सकती हैं, क्योंकि अब वुमेन का स्टेटस जो धीरे धीरे सोसाइटी में गिर रहा है, तो पॉलीगैमी जैसी प्रैक्टिसेस देखी गई हैं। हाउस होल्ड रिचुअल्स जो होती हैं वो फैमिली वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट मानी जा रही हैं। जैसे आज के टाइम पे भी हमारे घरों में पूजा याचना होती है कि हमारे परिवार के सभी लोग खुश रहें, हेल्दी रहें, राइट। ऐसे रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस उस टाइम पे भी हो रही हैं, राइट। और जो सेम गोत्र की जो भी मैंने डिस्कशन किया कि एक गोत्र में शादी नहीं कर सकते, वो अब ऐसा यहाँ पे रिजिड होता जा रहा है। लेटर वैदिक टाइम पीरियड पे सेम गोत्र में शादियां जो है नहीं अब की जा रही हैं, उन पे पूरा ऑल टुगेदर बैन कर दिया गया।
और जो शादियां हो रही हैं वो भी 8 टाइप की मेंशन की गई हैं इस लेटर वैदिक सोसाइटी में। आज के टाइम पे जैसे हम डिस्कशन करते हैं अरेंज मैरिज, लव मैरिज, या एक नया कंसेप्ट अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। तो लोगों के रिलेशनशिप मैरिजेस से रिलेटेड ये तब आज के टाइम पे इंस्टीट्यूशन है। और लेटर वैदिक एज में ऐसे ही 8 फॉर्म ऑफ मैरिजेस के बारे में मेंशन किया गया है कि 8 तरह की जो है शादियां होती थी। वो देख लेते हैं कि आखिर इन मैरिजेस के बारे में क्या बताया गया, कौन कौन सी मैरिजेस कैसे होती थी, जिनके बारे में मेंशनिंग इस लेटर वैदिक एज सोसाइटी में मेंशन किया गया है। जैसे सबसे पहला जो बोला गया ब्रह्म विवाह। अब ब्रह्म विवाह में जो होता है कि सेम वर्ण में जो है अगर किसी आदमी की शादी किसी औरत से हो रही है और वो औरत जो है अपने साथ डाउरी लेके आ रही है, दहेज लेके आ रही है, तो ऐसे विवाह को जो है ब्रह्म विवाह बोला जाता था। यानी कि लेटर वैदिक सोसाइटी में डाउरी दहेज का कंसेप्ट तब भी डेवलप हो गया था। और सेम वर्ण में अगर शादी कर रही है यानी कि ब्राह्मण ब्राह्मण में, क्षत्रिय क्षत्रिय में, तो उसको ब्रह्म विवाह बोलते थे। सब्सिक्वेंट जो दैव विवाह, नेक्स्ट विवाह जो मैरिज दिया गया है वो दैव विवाह दिया गया है। इसमें मैंने बोला कि जो पहला स्टेज था आश्रम का वो ब्रह्मचर्य है, यानी कि जो बच्चे होते थे अपने गुरु के पास, अपने टीचर के पास जाते थे, वहीं रहते थे, अपनी एजुकेशन लेते थे, उस स्टेज को बोला गया है। तो ये जो विवाह इसमें देखा गया है कि फादर जो है, पिता जो है अपनी बेटी को, अपनी डॉटर को जो है, जो उसका प्रीस्ट है उसको एज अ मैटर ऑफ फी दे देता है, राइट। और ऐसे मैरिजेस को जो है दैव विवाह बोलते हैं, जो प्रीस्ट को अपनी बेटी दे दे शादी में, राइट, ऐसे मैरिजेस को दैव विवाह बोला गया। एंड थर्ड जो है अर्श विवाह बोला गया। यहाँ पे एक टोकन वैल्यू रखी गई है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में काऊ और बुल का, कि बहुत पॉम्पुअस शादी नहीं होगी, दहेज वैसे नहीं, जो भी काऊ और बुल की जो मतलब टोकन वैल्यू है वो ऐसा टोकन प्राइस ब्राइड अपने साथ लेके जाएगी और उसी को डाउरी मानेंगे। तो ऐसे विवाह को जो अर्श विवाह बोला गया। और चौथा विवाह जो है प्रजापति विवाह, ये बड़ा ही बढ़िया सा विवाह है जिसमें मैरिज विदाउट डाउरी एंड ब्राइड प्राइस की जा रही है, कि बस भाई जैसे आज के लड़का लड़की शादी कर ले, ऐसे विवाह को जो है प्रजापति विवाह लेटर वैदिक एज सोसाइटी में बोला गया है। और ये जो 4 इनिशियल 4 जो मैरिजेस के बारे में बोला गया है ये बहुत ही रेस्पेक्टेबल थे, इनका एक्सेप्टेंस है सोसाइटी में। जो सब्सिक्वेंट 4 मैरिजेस के बारे में हम देखेंगे इनका कोई एक्सेप्टेंस नहीं है सोसाइटी में, इनको बड़ी हीन भावना से देखा जाता था। जैसे लव मैरिजेस जो आज के टाइम पे होती थी, उस टाइम पीरियड पे ऐसे मैरिजेस को गंधर्व विवाह बोलते थे। यहाँ पे 2 कंसेंटिंग पार्टीज आपस में एग्री करेंगे, लड़का लड़की एग्री कर रहे हैं, ऐसे मैरिजेस को जो है गंधर्व विवाह बोलते हैं, राइट, जो कंटेम्प्रेरी लव मैरिज है। दूसरा है असुर विवाह। असुर विवाह में क्या करते थे, लड़की को खरीदते थे, परचेज करते थे, राइट, मैरिज बाय परचेज कर रहे हैं। जैसे आप डेमोग्राफी प्रोफाइल में देखें आज के टाइम पे स्टीरियोटाइप नहीं करना, जैसे हरियाणा में जेंडर इंडिकेटर्स में लड़कियां बहुत कम है, तो शादी के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है हरियाणा के इंडिविजुअल्स में। तो वो लड़कियां कहाँ से ले आते हैं, जहाँ पे ज़्यादा हो सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया से केरला से लेके आ रही हैं, उसमें कहाँ देखा गया है कि परचेज करके खरीद के लड़कियां लेके आ रहे हैं, या तो उनको उठा के ले आ रहे हैं, राइट, किडनैपिंग करके ले आ रहे हैं, ऐसा कुछ देखा गया है। तो जो भी ऐसी परचेज बाय परचेज जो मैरिजेस हो रही है उनको असुर विवाह बोला गया है। राक्षस विवाह, किडनैप करके कैप्चर करके अगर लेके आया जा रहा है तो उसको राक्षस विवाह बोला जा रहा है। पैशाच विवाह क्या, ड्रिंक्स में कुछ इंटॉक्सिकेंट मिला दिया गया। आज के टाइम पे पब्स में, कल्चर में कोई देखते हो ना, इंटॉक्सिकेंट मिला दिया जाता है। तो ऐसे जो मैरिजेस, जो फोर्सफुल मैरिजेस होती थी उनको पैशाच विवाह बोलते थे। सिडेक्शन ऑफ ए गर्ल व्हाइल एस्लीप, मेंटली डीरेंज और ड्रग, राइट। तो लड़की गर्ल को जो सेड्यूस किया जाता था, उसके ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला दिया गया, वो सो रही है तो जबरदस्ती उससे विवाह कर लिया गया, तो उसको पैशाच विवाह बोला जाता है। तो ये 4 जो लेटर पार्ट में दिए गए, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, इनका एक्सेप्टेंस जो सोसाइटी में परमिसिबल नहीं था। फर्स्ट 4 पार्ट ही आपके जो है एक्सेप्टेबल थे। तो ऐसे 8 फॉर्म ऑफ मैरिजेस लेटर वैदिक एज सोसाइटी में देखे गए हैं। और कुछ और फर्दर कैटेगराइजेशन की गई है, जैसे एक हायर वर्ण सिस्टम में, जैसे एक ब्राह्मण है, अगर क्षत्रिय से ब्राह्मण है, अगर मेल ब्राह्मण है, राइट, मेल इंडिविजुअल है जो कि ब्राह्मण वर्ण से बिलोंग कर रहा है और क्षत्रिय लड़की से शादी कर रहा है, राइट, क्षत्रिय लड़की से शादी कर रहा है, मैन इन एज और बिलो उससे कर रहा है, तो अनुलोम विवाह बोला जाता है। यानी कि एक ब्राह्मण इंडिविजुअल एक क्षत्रिय लड़की से शादी कर रहा है, बिलो लड़की छोटे वर्ण सिस्टम की है, तो उसको अनुलोम विवाह बोला जा रहा है। लेकिन अगर लड़की जो है हायर वर्ण सिस्टम है और लड़का लोअर वर्ण सिस्टम है, यानी कि लड़की ब्राह्मण है, लड़का क्षत्रिय है, तो उसको जो प्रतिलोम विवाह
अपोजिट बोला जा रहा है, प्रतिलोम मैरिज बोला जा रहा है। इट वॉज द मैरिज ऑफ अ गर्ल और वुमेन इन लोअर देन हर ओन वर्ना। ब्राह्मण वर्ना सुप्रीम लेवल पे है, क्षत्रिय जो उससे नीचे के लेवल के लड़के से शादी कर रही है, तो ऐसे मैरिजेस को जो है प्रतिलोम मैरिज बोलते थे, राइट। तो ऐसे कुछ क्लासिफिकेशन जो है इस टाइम पीरियड पे रखी गई थी रिलेटेड टू मैरिजेस। 8 तरह की मैरिजेस हैं और मैरिजेस में जो भी वर्ना सिस्टम में हो रही हैं, राइट, उनके बारे में मेंशन किया गया कि ऐसे वर्ना मैरिजेस को क्या बोला जाता था। नाउ डिफरेंट आश्रम्स के बारे में हमने अभी डिस्कशन किया कि डिफरेंट आश्रम्स के बारे में मेंशन किया गया था। इनिशियली सिर्फ 3 ही आश्रम को मेंशन किया गया था, राइट। जो द फर्स्ट 3 एलिमेंट हैं आश्रम्स के, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ एंड वानप्रस्थ, इसको जो है छांदोग्य उपनिषद में मेंशन किया गया। और चौथा जो ऐड किया गया दैट इज सन्यासी, ये चारों जो है जवाला उपनिषद में इनका मेंशनिंग, ये चारों जो है जवाला उपनिषद में एक साथ पाए जाते हैं। तो अगर एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है कि सिर्फ 3 आश्रम्स का जो मेंशनिंग किया गया है किस उपनिषद में किया गया है, देन द आंसर इज छांदोग्य उपनिषद। अगर चारों ही स्टेजेस आश्रम्स के बारे में आपसे पूछा जाए किस उपनिषद में है, देन द आंसर इज जवाला उपनिषद, जिसमें ये चारों ही स्टेजेस मेंशन किए गए हैं। ब्रह्मचर्य में मैंने बोला कि जैसे ही इंडिविजुअल थोड़ा बड़ा होता है उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए उस इंडिविजुअल को उसके टीचर के यहाँ भेज देते हैं। सैक्रेड सेरेमनी, जो थर्ड सेरेमनी, 2 उपनयन संस्कार है वो होता है, उसके बाद वो बच्चा जो अपने टीचर के पास जाता है वहीं पर रहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, टोटली एक ब्रह्मचारी की तरह रहता है, एजुकेशन लेता है, एक ऑस्टियर लाइफ जीता है ब्रह्मचारी की तरह। और जैसे ही वो एजुकेशन पूरी हो जाती है वापस अपने पेरेंटल अपने घर आता है, अपने मम्मी पापा के घर आता है, अपनी फैमिली स्टैब्लिश करता है, उसकी शादी होती है, अपने बच्चे पैदा करता है और एक गृहस्थ की तरह, राइट, एक गृहस्थ की तरह अपने जीवन को जीता है, राइट। एजुकेशन में भी क्या कर रहे हैं, एजुकेशन में पढ़ाई लिखाई वेद की ही हो रहे हैं, जो चारों वेद हैं उनके बारे में ही वो बच्चा जाकर अपने टीचर के बारे में, शास्त्रों के बारे में पढ़ रहा है, सारी पढ़ाई के बाद अपनी फैमिली स्टैब्लिश कर रहा है, राइट, और एक गृहस्थ लाइफ जी रहा है। जब उसको लग गया कि हाँ भाई सब कुछ बढ़िया से, बीवी बच्चे ये सब जी लिया, प्रॉपर्टी बना ली, सब कुछ बढ़िया से मैंने अपनी लाइफ जी लिया, तो वो लेटर इन द स्टेज जो है अपनी मिडिल एज को क्रॉस करने के बाद, राइट, जब भी स्टैब्लिशमेंट हो जाता है अपने घर को छोड़ देता है, ही लीव्स हिज होम और फिर जंगलों में चला जाता है, राइट, जंगलों में चला जाता है और एक तपस्वी, एक हर्मिट की तरह रहता है। और इस स्टेज को जो है वानप्रस्थ लेटर वैदिक एज सोसाइटी में बोला गया है। एंड सब्सिक्वेंट विद डेवलपमेंट ऑफ उपनिषद हम देखते हैं संन्यास में कि इस स्टेज में जो इंडिविजुअल है ऑल टुगेदर पूरी मोह माया से दूर हो जाता है, तपस्या करता है, योग करता है, मेडिटेशन करता है, और ये चौथा स्टेज जो है संन्यास का बोला है, जब तक उसकी डेथ ना हो जाए। तो ये 4 आश्रम्स के बारे में लेटर वैदिक एज में मेंशन ही किया गया है। 3 वेद के बारे में ऑलरेडी छांदोग्य उपनिषद में अवेलेबल है, चारों के बारे में जो है जवाला उपनिषद में अवेलेबल है, और ये 4 आश्रम्स जो हैं उस टाइम की सोसाइटी के बारे में बताते थे। जैसे आज के टाइम पे कैसा एक सेटअप है कि 16 तक हाई स्कूल कर लो, 18 तक आप 12 पास कर लेते हो, 21-22 तक आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है, उसके बाद प्लेसमेंट हो गई या जो भी है जॉब, फिर 25-26 तक आप ठीक स्टैब्लिश हो जाते हो, फिर शादी कर लेते हो, 30 तक बच्चे, मतलब एक सोसाइटी का एक पैरामीटर्स बनाया गया है कि ऐसे ऐसे आपको अपनी लाइफ आज के टाइम पे जो एक्सेप्ट किया जाता है, कोई रिजिडिटी नहीं है। वैसे ही लेटर वैदिक एज सोसाइटी में ऐसे आश्रम्स में एक इंडिविजुअल की लाइफ को क्लासिफाई किया गया था, एक मैंडेट दिया गया था कि इंडिविजुअल को कैसे एजुकेशन करनी है, फिर अपनी गृहस्थी को जीनी है, फिर छोड़ के सब कुछ वानप्रस्थ। तो ये चारों आश्रम जो है लेटर वैदिक एज पे बताए गए थे। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से 4 आश्रम्स क्रोनोलॉजी वाइज में दिए गए हैं, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड देन सन्यास। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो यू नीड टू क्रैम दिस थिंग, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन, इन पे बेस्ड क्वेश्चन जो है पुटअप किया जा चुका है। नाउ इकोनॉमी कैसी थी? अभी मैंने बोला कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी है, कार्ल मार्क्स ने थ्योरी प्रोपाउंड की थी कि इकोनॉमी इज द सब स्ट्रक्चर ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ की बुनियाद पैसा है, बिना उसके जो है सब कुछ डिमोलिश हो जाएगा। तो आखिर इस लेटर वैदिक एज सोसाइटी में जो है यहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, राइट। टैक्सेशन इम्पोज किया जा रहा है, अभी हमने देखा कि पहले वॉलंटरी था, अब इम्पोज किया जा रहा है। तो जब तक लोग कुछ कमाएंगे नहीं तो टैक्स कैसे पे करेंगे? तो जाहिर सी बात है कुछ प्रोफेशन कर रहे होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे जिनको टैक्सेस के फॉर्म में दे रहे हैं, वही प्राइमरली जो है इस इकोनॉमी का हिस्सा है।
तो इस लेटर वैदिक एज सोसाइटी के जो इंडिविजुअल्स थे वो अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। हमने तब भी देखा था कि खेती कर रहे हैं, टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड एक्वायर कर रहे हैं ताकि अपनी एग्रीकल्चरल नीड को जो है मीट आउट कर सके। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का जो एडवांसमेंट हो रहा है, गंगा यमुना दोआब में इनका एक्सपेंशन हो रहा है, जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो रहा है वो गेहूँ, राइस, वीट, शुगर केन, मिलेट्स, ऐसे क्रॉप्स का जो है प्रोडक्शन हो रहा है। जो चावल है, राइस है, राइट, वो स्टेपल फूड है यहाँ पे। इनिशियली हमने देखा था कि बार्ले और वीट का प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है आपके मेहरगढ़ रीजन में हो रहा है। यहाँ पे राइस का जो है स्टेपल क्रॉप्स है। ड्रिंक्स के फॉर्म में, क्योंकि अब कैटल पाले हुए हैं, गाय भैंस पाली हुई, तो क्या पियेंगे, दूध पियेंगे, दही होगी, जो कर्ड मिल्क होता है, जो मट्ठा होता है या छाछ जिसको बोलते हैं, वो उनका कंजम्पशन कर रहे हैं, घी का कंजम्पशन करते होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट ड्रिंक्स हैं। बियॉन्ड इंटॉक्सिकेंट, दारू का कल्चर शायद तब भी डेवलप हुआ होगा, राइट, कुछ आराम करने के लिए। तो प्लांट से बनी हुई इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स भी शायद इस टाइम पे होंगी, या हर्बल कुछ ड्रिंक्स भी इन प्लांट्स के थ्रू जो भी बनी हुई हैं वो इस इकोनॉमी का इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट थी। खेती के साथ साथ ये लोग क्योंकि कैटल को भी पाल रहे हैं तो पैस्टोरल इन नेचर है, चरवाहे हैं, तो पैस्टोरलिज्म भी जो एग्रीकल्चर को जो है सप्लीमेंट कर रहा है। आज के मॉडर्न डे भी अगर इंडिया के विलेजेस में आप जाएं तो आप देखेंगे कि हर एक फार्मर के घर के बाहर गाय और भैंसें जो है बांधी रहती है, यानी कि वो इन काउज या बफेलोज को भी डोमेस्टिकेट कर रहे हैं। खेती तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ साथ में पैस्टोरलिज्म भी प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो इस लेटर वैदिक एज में ये प्रैक्टिसेस देखी गई हैं। कैटल्स जो थे, जो गाय भैंसें थी, इन सोसाइटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल हिस्सा थी, बहुत ही सैक्रेड माना जाता था, धार्मिक माना जाता था। जैसे काऊ का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इस वैदिक सोसाइटी में, इसको अघन्य बोला गया है। काऊ को जो है अघन्य बोला गया है, इसकी हत्या नहीं की जा सकती, बहुत ही रिलीजियस और पायस एनिमल काऊ बोला गया है। तो कैटल्स जो थी ये बहुत ही सैक्रेड थी, इंपॉर्टेंट थी, रेवर्ड थी, और ऐसा मैटर ऑफ गिफ्ट हमने देखा कि राजा प्रिस्ट को गिफ्ट दे रहा है, तो कैटल्स जो हैं, क्योंकि यही एक इनिशियली जो पहले प्रॉपर्टी मानी जाती थी, कैटल ही ऐसा मैटर ऑफ वेल्थ दिखी जाती थी। तो कैटल्स जो हैं प्राइमरली दक्षिणा के फॉर्म में जो है प्रिस्ट को या ब्राह्मणों को दी जाती थी। आज के टाइम पे भी हम देखें गौदान की एक प्रैक्टिस है। जनरली हमारे फैमिली में जब देखेंगे यूजुअली नॉर्थ इंडिया पार्ट में कि जो कोई एंसेस्टर होता है जिसको लगता है इनकी एज हो चुकी है, बहुत बूढ़े हो गए, किसी भी टाइम पे इनकी डेमाइस हो जाती है, तो गौदान करते हैं, राइट, एक गाय का दान करते हैं ब्राह्मणों को। तो कैटल जो है ऐसे दक्षिणा में यूजुअली ऐसे लेटर वैदिक एज में ये प्रैक्टिसेस यू कैन इमेजिन कि अभी भी प्रैक्टिस की जाती हैं, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का पार्ट थी लेटर वैदिक एज सोसाइटी में, एग्रीकल्चर अलॉन्ग विद पैस्टरलिज्म जो प्राइमरली यहाँ के इंडिविजुअल्स करते थे। तो क्या इकोनॉमी में ट्रेड का कुछ इंपॉर्टेंट रोल था? ट्रेड क्या लोग एक दूसरे से करते थे, गुड्स का एक्सचेंज करते थे? तो ट्रेड कर रहे हैं तो क्या कोई करेंसी स्टैब्लिश की गई थी जैसे आज के टाइम पे हम करते थे? तो ये देखते हैं। तो जो ट्रेड था उस टाइम पे ये इंडिविजुअल्स यहाँ पे लेटर वैदिक सोसाइटी में करते थे। वहाँ कुछ कारमा ऑफ ट्रेडर्स के बारे में मेंशन किया गया है, जैसे श्रेष्ठीन हुआ, और कुछ कॉरपोरेशंस हैं जैसे गन हुए, ये लोग जो है ट्रेडिंग करते थे। और जो ट्रेडिंग होती थी यहाँ पे कोई करेंसी का डेवलपमेंट नहीं हो, जैसे आज के टाइम पे रुपी यूज़ करते हैं हम, डॉलर यूज़ करते हैं, कुछ ट्रेडिंग के लिए ऐसा टर्म्स एविडेंसेस ऑफ कॉइन्स नहीं मिले हैं। रेदर बार्टर सिस्टम का ही, बार्टर सिस्टम के बिहाफ पे ही एक्सचेंज होता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था। कुछ इंपॉर्टेंट जो वैल्यूज देखी गई जैसे निष्क हुआ, शतमान और कृष्णला हुआ, ऐसे जो है एविडेंसेस इस टाइम पीरियड पे इंस्क्रिप्शन से मतलब लिटरेचर से मिले हैं जो कि बताते हैं कि ट्रेडिंग के टाइम पीरियड पे इन चीज़ों का यूज़ हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सिटीज लाइक वैदेहा, कौशाम्बी, काशी, अयोध्या, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ऐसे जो है यहाँ पे सिटीज का डेवलपमेंट धीरे धीरे विद टाइम होता जा रहा है, राइट, जो कि इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। बियॉन्ड दिस ट्रेडिंग कुछ और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जैसे क्राफ्ट का डेवलपमेंट, क्राफ्ट भी धीरे धीरे लोग स्पेशलाइज कर रहे हैं, खेती से जो अपने खाने पीने की चीज़ें उनकी मीट आउट होती जा रही हैं, सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, तो साथ ही साथ क्राफ्ट्स का भी प्रोडक्शन हो रहा है। अब शुरू में ही मैंने बोला कि आयरन की डिस्कवरी हो गई जिससे जंगलों को काटा जा रहा है, राइट, वेपन्स बन रहे हैं जिससे फॉरेस्ट को काटा जा रहा है और लैंड का एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ पे एविडेंसेस ऑफ आयरन वर्क की जो डेवलपमेंट है वो अराउंड 1200 BC से ही जो है शुरुआत हो जाती है, राइट।
और कुछ और अलग अलग मेटल जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड, ब्रोंज एंड लेड, ये भी इस टाइम पीरियड पे इनका यूज़ हो रहा है। और इन्हीं मेटल्स के यूज़ के बिहाफ पे या तो कुछ ज्वेलरीज बनाई जा रही हैं या वेपन्स या टूल्स बनाए जा रहे हैं, तो उनको बनाने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होगी, जैसे कॉपर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, राइट। रथ की चैरियट्स हैं, क्योंकि हॉर्स बेस्ड सिविलाइजेशन है, तो चैरियट्स, रथ को बनाने के लिए चैरियट मेकर्स हैं। तो अलग अलग स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन से लोग इस लेटर वैदिक एज सोसाइटी में हम देखेंगे, राइट। कॉपर का यूज जो है वेपन बनाने के लिए, जो कि वॉर और हंटिंग में यूज किया जा रहा है। कपड़े बुनने के लिए वुमेन जो है वेबिंग कर रही हैं। लेदर वर्क देखा गया है, पॉटरीज का डेवलपमेंट है, रस्सी बनाने के लिए रोप मेकर्स हैं, बो मेकर्स हैं, एरो मेकर्स हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट डिफरेंट प्रोफेशनल ग्रुप्स का जो है डेवलपमेंट होता जा रहा है। लोग बीमार पड़ेंगे, राइट, तो बीमार पड़ रहे हैं तो उनके लिए फिजिशियन की जरूरत है। वैद्य जी जो है उनका भी लेटर वैदिक एज में जो देखेंगे कि ऐसे कुछ प्रोफेशंस का डेवलपमेंट हो रहा है। धोबी हैं, हंटर्स हैं, तो अलग अलग प्रोफेशन से लोग जो है यहाँ पे धीरे धीरे जो है इनका जो है डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। और वेल्थ की बात करें कि आखिर इनका वेल्थ क्या सिग्निफाई होता है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अभी जैसे आज के टाइम पे बैंक बैलेंस, म्यूचुअल फंड, फ्लैट्स, अपार्टमेंट, जमीन, ये हमारी वेल्थ मानी जाती है, राइट, फिजिकल वेल्थ। तो इस टाइम लेटर वैदिक टाइम पीरियड पे कैटल्स अलॉन्ग विद द एनिमल्स ऐसा वेल्थ मेजर की जाती थी। किसी आदमी की जो प्रॉस्पेरिटी ये देखी जाती थी कि उसके घर में कितनी गाय भैंसें हैं, वो उतना ही अमीर आदमी माना जाता था। अभी भी गांव में जाओ तो बड़ी प्रॉस्पेरिटी से, बड़ी फक्र से लोग बोलते हैं हमारे यहाँ इतने बैल, इतने गाय भैंसें हुआ करती थी, राइट। तो लेटर वैदिक एज सोसाइटी में ऐसा वेल्थ जो है इन कैटल्स और एनिमल्स को बोला जाता था। पॉटरीज का डेवलपमेंट भी हुआ, जैसे हमने अभी देखा पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरीज का यूज किया जा रहा है, थ्रू आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस मिल रही हैं, राइट। और जो पॉटरीज बनाने के लिए जो पॉटर्स हैं, राइट, जो स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स, उनको जो है कुलाला बोला जाता है। तो ये टर्म एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में। कुलाला टर्म इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, पॉटरी या फिर ज्वेलरी मेकिंग, ऐसे 4 ऑप्शन दे रही है। तो कुलाला टर्म जो है पॉटरी मेकिंग से ऋग वैदिक एज सोसाइटी में हमने एविडेंसेस देखे हैं। पॉटरी जो मैंने बोला पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरीज हैं, उनका फर्स्ट टाइम एविडेंस जो है ये अहिक्षत्र में इन 1946 पाए गया है। ये फॉर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है कि पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरीज के पहले एविडेंसेस कहाँ पे मिले। अहिक्षत्र में इन द ईयर 1946 जो है ये पॉटरीज पाई गई। जनरली ग्रे कलर की पॉटरीज हैं जिन पे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाए गए, डिजाइंस बनाए गए हैं। किस कलर से? ब्लैक कलर से बनाए गए हैं। और उसी के बिहाफ पे जो है इन पॉटरीज को पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरीज पाई गई हैं। जो प्रोमिनेंट जो साइट्स पाई गई, जो हमने बोला, हाँ, घग्गर रिवर का जो चैनल है उसके विसिनिटी के अराउंड में अहिक्षत्र, रोपड़, भगवानपुर, नो, आलमगीर, इन प्रोमिनेंट साइट्स पे जो है ये पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरीज पाई गई हैं। ये सिग्निफाई करती हैं कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स थे, जो भी सोसाइटी फ्लरिश कर रही थी, या लेटर वैदिक एज की जो सोसाइटी है, वो प्राइमरली ऐसी पॉटरीज का यूज ये लोग कर रहे थे, राइट। तो ये कुछ सिग्निफिकेशन है। और यहाँ पे जो है आयरन भी, आयरन एज, क्योंकि बोला जा रहा है आयरन की डिस्कवरी, आप देख सकते हैं कि 1200 BC के अराउंड जो है आयरन वर्क शुरुआत हो चुका था, तो प्राइमरली आयरन से भी एसोसिएटेड है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट सब्सिक्वेंट पार्ट में, जो आज के टाइम पे हम लड़ाई झगड़ा सारा देखते हैं रिलीजन के बिहाफ पे, धर्म के बिहाफ पे, या अपने ही हिंदुइज्म में हम देखेंगे कास्ट के बीच में कैसे डिफरेंसेस जो अराइज हो रहे हैं। पूरी पॉलिटिक्स है रिलीजन और कास्ट के बिहाफ पे आज के मॉडर्न डे में। तो इनकी सारी डिफरेंसेस जो है यहाँ पे रिलीजन के प्रमाइस पे ही है, जो आज से हज़ारों सालों पहले इनकी डेवलपमेंट हो चुकी थी। हमने देखा कैसे पूजा पाठ की जो शुरुआत हुई, जो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस थी, बहुत ही रिजिड होती जाती हैं। उसमें गिफ्ट्स का एक्सचेंज हो रहा है, जिसमें रिच हैं, जो किंग्स हैं, वही अफोर्ड कर सकते हैं, और किंग जो है गिफ्ट प्रिस्ट को दे रहे हैं। जो नीचे कॉमन लोग हैं, कॉमन फोक्स हैं, वैश्य, शूद्र, वो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अपनी एलिनेशन महसूस कर रहा है। और आज तक ये चीज़ें जो डिफरेंसेस हैं वो इस्टेब्लिश्ड हैं, राइट। तो रिलीजन में हम देखते हैं कि आखिर धर्म का जो चेंज, रिलीजन का चेंज लेटर वैदिक एज सोसाइटी में कैसे हो रहा है। अर्ली वैदिक एज सोसाइटी में हमने देखा था कि नेचर की वर्शिप कर रहा है, प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, पॉलीथीज्म है, कई सारे भगवानों की, गॉड्स की पूजा की जा रही है। प्राइमरली गॉड जो अर्ली वैदिक सोसाइटी में इंद्र हैं,
इंद्र को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है अर्ली वैदिक सोसाइटी में। वॉर करने कोई जा रहा है, लड़ाई करने कोई राजा जा रहा है तो इंद्र की पूजा कर रहा है, पूजा याचना कर रहा है। इंद्र को जो है ब्रोकर ऑफ सेटलमेंट बोला गया है। खेती के लिए बारिश की रिक्वायरमेंट होती है तो इंद्र भगवान की पूजा की जा रही है। तो इंद्र का बहुत ही प्रोमिनेंट रोल था। इंद्र के साथ साथ अग्नि का रोल बहुत ही प्रोमिनेंट था। ऋग्वेद में हमने देखा कि इंद्र को जो 250 बार मेंशन किया गया है, अग्नि को 200 बार मेंशन किया गया। तो ये गॉड बहुत ही इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पीरियड में। लेकिन जैसे ही लेटर वैदिक एज में धीरे धीरे सोसाइटी ट्रांसफर्स होती है तो हम देखते हैं कि नए नए भगवानों का डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। इनिशियली जैसे ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य इनकी पूजा की जाती थी, राइट। अब धीरे धीरे कुछ और जो गॉड्स हैं जैसे प्रजापति, ये चीफ डाइटी बन जाते हैं। पहले इंद्र जो है चीफ डाइटी थे। भगवान शिव का जो प्रोटोटाइप है रुद्र, राइट, उनका जो है इंपॉर्टेंस अब जो है लेटर वैदिक एज टाइम पे बढ़ता जा रहा है। नई नई सेरेमनीज, रिचुअल्स, ऐसे प्रैक्टिसेस का जो है प्रैक्टिसेस का डेवलपमेंट हो रहा है कि यज्ञ में इन चीज़ों की आहुति नहीं दोगे तो भगवान खुश नहीं होंगे, इस चीज़ की बलि नहीं करोगे तो भगवान खुश नहीं होंगे। अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन, अलग अलग ढोंग आडंबर का डेवलपमेंट हम देखेंगे रिलीजन में विद पैसिविटी ऑफ टाइम्स लेटर वैदिक एज सोसाइटी में होता जा रहा है। पहले लोग थे वर्शिप कर रहे हैं, सूर्य की पूजा कर रहे हैं, इंद्र की पूजा कर रहे हैं, फिर बीच में इंटरमीडिएटरी प्रिस्ट आ जाते हैं जो इंटरमीडिएटरी होते हैं कि हम आपकी पूजा याचना सही तरीके से कराएंगे, ये रिचुअल्स हैं। तो रिजिडिटी बढ़ती जा रही है। तो यू कैन सी कि कैसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हिस्ट्री हमें देता है आज की सोसाइटी, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को समझने के लिए, राइट। विष्णु भगवान आ जाते हैं यहाँ। विष्णु को जो है प्रोटेक्टर ऑफ पीपुल देखा गया है। कुछ और गॉड, पुषान के बारे में हमने देखा था कि पहले जो है प्रोटेक्टर ऑफ कैटल, गाय भैंसों के प्रोटेक्शन के लिए पुषान ईश्वर की जो है पूजा की जाती थी भगवान की। लेकिन बाद में इनको जो है शूद्र, जो सबसे लोवेस्ट हैं वर्ना सिस्टम में, उनका गॉड जो है इनको रखा गया था, राइट। और इनिशियली जो सिंपल सैक्रिफाइसेस, बहुत ही सिंपलिस्टिक प्रोसीजर था, अब वही चीज़ें जो है बहुत ही इलेबोरेट हो गई हैं, बहुत ही रिचुअलिस्टिक हो रही है। महीनों महीनों तक जो है पूजा चल रही है, राइट। मंथ तक जो है पूजा चल रही है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सारा प्रोसीजर अब धीरे धीरे लेटर वैदिक स्टेज पे होता जा रहा है। तो ये सारे प्रैक्टिसेस करेंगे क्या? सोसाइटी में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। आपके बस की बात, जो गरीब होगा या जो प्रॉस्पेरस नहीं होगा वो महीनों तक पूजा पाठ तो कर नहीं सकता बैठ के, राइट। तो कहीं ना कहीं ये एलिनेशन डेवलप होगा, राइट। और जो सैक्रिफाइसेस की जा रही है उनको यहाँ पे मिस्टोलिकल सिंबोलिज्म किया जा रहा है कि इस ईश्वर के लिए ये आप सैक्रिफाइस करो, ये पूजा याचना करो, इनके पास ये मिस्टीरियस पावर है तो आपकी फैमिली को ऐसे हेल्प करेंगे, ये करेंगे, राइट। तो ढोंग आडंबर की जो है शुरुआत यहाँ पे लेटर वैदिक एज पे हम देखेंगे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, राइट। रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस बढ़ रहे हैं। तो जो एलाइड ग्रुप हैं, जो रिच और प्रॉस्पेरस हैं, वही इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो कॉमन फोक्स हैं, जो जिनके पास इतना प्रिविलेज नहीं है, इतनी वेल्थ नहीं है, वो ये पूजा याचना तो कर नहीं सकते। तो होगा क्या? रिलीजन एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस सिर्फ अमीरों के लिए बनी होगी। जो रिच और प्रिविलेज होंगे वो शायद वही सिर्फ जो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। कॉमन फोक्स जिनके पास वेल्थ नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, वो महीनों तक ऐसी पूजा याचना कर ही नहीं सकते। तो वो क्या सोचेंगे कि हम भगवान को खुश कर ही नहीं सकते, हम तो कुछ ईश्वर को ऑफर ही नहीं कर सकते, तो हमारे लिए भगवान है ही नहीं। तो उनका बिलीव जो होगा धीरे धीरे अपने धर्म से हटता जाएगा, एक डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा। सिर्फ रिच जो ब्राह्मण क्षत्रिय हैं वही पूजा याचना कर रहे हैं, उन्हीं के लिए भगवान है। क्यों? क्योंकि वो यज्ञ कर रहे हैं, सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट चीजों का सैक्रिफाइस कर रहे हैं, राइट। तो ये डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा। और इसी की वजह से जो डिवीजन है हम देखेंगे इन ऋग वैदिक सोसाइटी में बिटवीन कॉमन एंड बिटवीन जो रिच, जो टॉप नॉच हैं ब्राह्मण क्षत्रिय, उनके लिए जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और यही डिफरेंस फर्दर जो है नए रिलीजन्स का डेवलपमेंट करता है। जो शूद्र हैं, जो वैश्य हैं, वो अपने आप को मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं देख रहे हैं, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं? अब कुछ नए धर्म का डेवलपमेंट होगा, नई स्टार्टअप, नया बिजनेस होगा, इसमें जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे नए रिलीजन का डेवलपमेंट होता है। और यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स अपने आप को लेफ्ट आउट महसूस कर रहे हैं वो जैनिज्म और बुद्धिज्म की तरफ मूव करेंगे, राइट। तो कैसे रिलीजियस चेंजेस आ रहे हैं? वेद के बाद चारों वेद जो कंपाइल किए गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो कि अपने अलग अलग डोमेन में डील करते थे, फर्दर जो डेवलपमेंट होता है रिलीजन के पर्सपेक्टिव से वो है उपनिषद का। उपनिषद का फर्दर हम डेवलपमेंट देखते हैं। उपनिषद को वेदांत भी बोलते हैं, एंड ऑफ वेदास। इन चार वेदाओं के बाद ये उपनिषद आया। उपनिषद प्राइमरली जो फिलॉसफिकल चीज़ें हैं उनसे डील करते हैं। ऐसे 200 उपनिषद है, लेकिन प्राइमरली 108 उपनिषद के बारे में ही मेंशन किया गया है। उपनिषद में जो है फिलॉसफिकल बातों पे मेंशन किया गया है, जैसे यूनिवर्स किसने बनाया,
ब्रह्मांड क्या है, हम क्यों पैदा हुए, हमारा ईश्वर से क्या संबंध है, मृत्यु के बाद लोग कहाँ जाते हैं, ऐसे जो फिलोसफिकल थॉट्स जो हमारे माइंड में अभी भी आती हैं, उन सब सारे ही क्वेश्चंस का जो आंसर है वो इन उपनिषद में दिया गया है, जिसमें नॉलेज ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, अपने बारे में ज्ञान, ईश्वर के बारे में मेडिटेशन, मृत्यु और जन्म की जो साइकिल है उसके बारे में लेटर स्टेज हम देखेंगे कि उपनिषद का डेवलपमेंट इस लेटर वैदिक एज सोसाइटी में धीरे धीरे होता है, जो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है। अब क्योंकि ये फिलोसफिकल डेवलपमेंट्स हैं, बहुत ही टफ लैंग्वेज में है, इनको कोई इंटेलेक्चुअली समझा सकता है, राइट। फिलॉसफी अपने आप में बहुत ही सिंप्लीफाइड एज वेल एज रिजिड एक सब्जेक्ट, एक डिसिप्लिन है, जिसको बहुत ही कोई अंडरस्टैंडेबल, बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल ही किसी सामने वाले को बताएगा। तो उपनिषद में क्या होता था, जो टीचर्स होते थे वो बहुत इंटेलेक्चुअल, वेल रेड होते थे, तो अपने स्टूडेंट्स को ऐसे फिलोसफिकल थॉट्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है उनको बताते थे। तो स्टूडेंट्स अपने गुरु के पास बैठ के इन बातों को सुनते थे। तो उपनिषद मतलब का टर्म ही है सिटिंग नियर बाई, यानी कि जो स्टूडेंट है अपने शिष्य के बगल में बैठे हुए हैं और उनसे अपना ज्ञान ले रहे हैं। तो जो भी ये डायलेक्टिकल प्रोसेस हो रहे हैं, इनका कंपाइलेशन उपनिषद में किया गया और ऐसे 108 उपनिषद अब तक हैं जिनसे बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो कुछ रिलीजन के पर्सपेक्टिव से जो लेटर वैदिक एज सोसाइटी में कैसे नए नए ईश्वर आ रहे हैं, उनकी प्राइमेसी जो सेंट्रल डाइटी हैं वो कैसे चेंज हो रहे हैं, जो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं कैसे रिजिड हो रहे हैं, इस रिजिडिटी की वजह से सोसाइटी में एलिनिएशन क्रिएट हो रहा है बिटवीन द प्रिविलेज एंड द लेस प्रिविलेज, और उसके वजह से अपने रिलीजन में बिलीफ सिस्टम उनका कम हो रहा है, और वो रीजन बन रहा है नए रिलीजन के डेवलपमेंट का, यानी कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सारी जो है लेटर वैदिक एज के टाइम पीरियड पे ये रिलीजियस डेवलपमेंट्स हो रही हैं, राइट। तो ये सारा कुछ लेटर वैदिक स्टेज पे हुआ। अब फिलॉसफी और एजुकेशन की बात करते हैं कि आखिर एजुकेशन सिस्टम में ये लोग क्या इस टाइम पे चलता रहता होगा। हमने देखा था कि एनिमल की सैक्रिफाइसेस अर्ली वैदिक सोसाइटी में शुरू हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, एनिमल की जब सैक्रिफाइसेस करो, उन जानवरों को मार रहे हैं, तो उनकी बॉडी ऑर्गन्स को भी देखते होंगे, राइट, कि इंटरनली क्या है। तो उससे क्या एनाटॉमी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी, जो आज के टाइम पे हम देखते हैं फिजियोलॉजी के बारे में, उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होंगे, मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ होगा। तो धीरे धीरे विद पैसिविटी ऑफ टाइम जो एजुकेशन सिस्टम है लेटर वैदिक सोसाइटी में, इनका डेवलपमेंट होता है, राइट। जैसे उपनिषद में फिलोसफिकल जो भी डेवलपमेंट्स हैं उनसे डील कर रहे हैं, लिटरेचर का कंपाइलेशन होता है, साइंस का डेवलपमेंट हो रहा है, मैथमेटिक्स साइंस का डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रामर का डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारी जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है। ये सारी डेवलपमेंट अब जो है लेटर वैदिक एज सोसाइटी में हो रही है। लेकिन हमने देखा था कि विमेन का स्टेटस जो है इस लेटर वैदिक एज सोसाइटी में धीरे धीरे अब गिरता जा रहा है, उनको एजुकेशन से दूर रखा जा रहा है। तो एजुकेशन जो है प्राइमरली अब सिर्फ मेल्स के लिए ही लिमिटेड रखा गया है, और मेल्स में भी किसमें, जो टॉप नॉच के वर्णा में जो 3 हैं, जिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनके लिए ही एजुकेशन जो है अवेलेबल है। कुछ इंपॉर्टेंट एम्फेसिस जो दिया गया है प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन पे, ग्रामर पे और उनके ओरल ट्रांसमिशन पे। जो भी वैदिक टेक्स्ट हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनमें जो भी मंत्र हाइम्स दिए गए हैं उनका प्रॉपर उच्चारण हो, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन हो, उन चीज़ों के बारे में भी प्रॉपरली यहाँ पे मेंशनिंग की गई है। तो हम देखेंगे कि इन वेद के जो है वेदांश हैं, राइट, उन पे जो है प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन कैसे हो, वो सारा कुछ जो है वेदांश में मेंशन किया गया। तो अभी लेटर हम वैदिक लिटरेचर में वही देखेंगे। तो ये सारी इन चीज़ों का डेवलपमेंट जो है उस टाइम पीरियड पे हो जाता है, राइट। और क्योंकि अब रिलीजन में जो है रिजिडिटी आ रही है, रिजिडिटी के पीछे रीज़न यही है कि जो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं उसमें जो प्रीस्ट बोलता है कि आप ऐसे ऐसे मेथोडोलॉजी से ये पूजा करेंगे तभी आपकी पूजा सक्सेसफुल होगी। तो लोगों को क्या है, जो एलिनेशन हो रहा है, जो भी अपने आप को एलिनेट महसूस कर रहे हैं कि हम तो ये पूजा कर ही नहीं सकते, तो उनको गुस्सा किस पे आएगा? जो रूल बता रहा है, रूल कौन बता रहा है? प्रीस्ट बता रहा है। जो पुजारी है वो रूल बता रहा है कैसे पूजा करेंगे, ये गिफ्ट देंगे, इतना पैसा डालेंगे तब ये पूजा सक्सेसफुल होगी। तो जो प्रीस्टली डोमिनेशन है, जो प्रीस्ट का डोमिनेशन सोसाइटी में चला आ रहा है, अब वो एक चैलेंज इस लेटर वैदिक एज सोसाइटी में देखा जाएगा। और उसके पीछे रीज़न यही कि यजनास में जो भी पूजा याचना में जो भी रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस दिए गए हैं उसमें जो है बहुत ही रिजिडिटी और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रीस्टली क्लास ने जो है बताई है, जिससे लोग एलिनेट महसूस कर रहे हैं। तो वो धीरे धीरे रिलीजन से, अपने रिलीजन से हटते जाएंगे कि हम तो ईश्वर से अपना रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर ही नहीं सकते, हमारे लिए ईश्वर है ही नहीं। तो उनके जो आंसर्स हैं,
राइट। उनके जो आंसर्स हैं उन्हीं का जो सोल्यूशन है वो लेटर हम देखेंगे कि उपनिषद में मिलता है, कि उनके माइंड में भी ही क्यूरियोसिटी आएगी कि हम पूजा तो कर ही नहीं सकते, हमारे पास इतनी प्रॉस्पेरिटी नहीं, तो क्या हमारा ईश्वर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, ईश्वर हमारे लिए नहीं है। यानी कि ऐसे फिलोसॉफिकल थॉट का डेवलपमेंट जो है अलग सोसाइटी के इंडिविजुअल्स का हो रहा होगा। तो ये सारे थॉट जो है उपनिषद के डेवलपमेंट में धीरे धीरे के फिलोसॉफिकल थॉट्स उनके फॉर्मुलेशन में हेल्प करते हैं। इसीलिए अराउंड 108 उपनिषद हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज इन हजारों सालों में लोगों के माइंड में अभी भी आती रहती हैं, राइट। तो ये सारे फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट्स का जो कंपाइलेशन है वो उपनिषद में किया गया था। नाउ अब पूरा ही हमने डेवलपमेंट जो ये अब तक देखा है इस पूरे चैप्टर का, वो वैदिक लिटरेचर के बिहाफ पे देखा है। हमने डिस्कशन अर्ली वैदिक सोसाइटी में देखा था कि ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेद है, उसका कंपाइलेशन हुआ। उस कंपाइलेशन में जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं उससे हम ब्रॉडली 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक की जो भी डेवलपमेंट्स उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड सब्सिक्वेंट जब प्रोसीड फर्दर करते हैं तो 1000 बीसी से लेके 6000 बीसी के बीच में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जैसे वेदों का कंपाइलेशन किया गया, जिससे हम इस टाइम पीरियड के 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक के हिस्टोरिकल इवेंट्स या डेवलपमेंट्स के बारे में कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये सारी किस पे प्रेमाइज हैं? वैदिक लिटरेचर पे। इसीलिए वैदिक लिटरेचर एक हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसलिए ब्रॉडली इस पूरे चैप्टर को वैदिक एज हमने सिग्निफाई किया है, राइट, कि ये वैदिक एज के बारे में। तो आखिर आप ब्रॉडली देखते हैं कि जो वैदिक लिटरेचर है ये चारों वेद हैं क्या? शुरू में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था, पहले चैप्टर में भी हमने उससे प्राइमरली एक ब्रीफ डिस्कशन लिया था, लेकिन फिर भी मोर इन द रिवीजन देखते हैं कि आखिर वैदिक लिटरेचर है क्या। हमने ये देखा था कि 4 वेद हैं और वेद टर्म जो है, वेदास जो मेंशन किए गए हैं, आखिर वेद टर्म किससे डिराइव किया गया है? तो वेद टर्म जो है, वेद जो है ये संस्कृत में लिखे गए हैं और वेद टर्म जो है प्राइमरली वेद से बना हुआ, वेद दैट मीन्स नॉलेज, ज्ञान, राइट। इस टर्म से ये वेदास बनाए गए हैं और से 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, राइट। ये वेद हैं और हर वेद, जो भी ये वेद हैं इंडिविजुअली, हर एक वेद हाइम्स के फॉर्म में लिखे हुए, मंत्र के फॉर्म में लिखे गए हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं, राइट। तो इनमें रिजिडिटी, इनको आम आदमी को समझना बहुत ही मुश्किल है। तो इन रिचुअलिस्टिक चीज़ों को ईजियर वे में समझाने के लिए हर एक वेद का अपना ब्राह्मण है जो कि चीज़ों को आसानी से समझाता है। एंड उस ब्राह्मण का जो कंक्लूडिंग पार्ट है, जो कि फॉरेस्ट में जो ऋषि मुनि रहते थे वो बताते थे, उनको जो है अरण्यक्यास बोलते हैं, ब्राह्मण्स हैं, सब्सिक्वेंट अरण्यक्यास हैं। एंड सब्सिक्वेंट उन्हीं ऋग्वेद से एसोसिएटेड हम देखेंगे उपनिषद के बारे में। तो हर एक वेद का अपना ब्राह्मण है, अरण्यक्यास है, जिनको हम टेबुलर फॉर्म में अभी देखेंगे, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। एक चीज और ये है कि त्रय टर्म यहाँ यूज किया गया है। जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को कलेक्टिवली जो है त्रयी बोला जाता है। अब ये यूपीएससी में भी पूछा गया है त्रयी टर्म, स्टेट पीसेस में भी पूछा गया है। तो 3 वेदों को कलेक्टिवली जब हम लेते हैं, राइट, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उनको कलेक्टिवली त्रयी बोलते हैं, क्योंकि इनका कंपाइलेशन हुआ था, इनिशियली हुआ था, लेटर जो अथर्ववेद जो है इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो ये त्रयी टर्म इन तीनों वेद से एसोसिएटेड है। नाउ ये जो वेद लिखे गए हैं ये हाइम्स के फॉर्म में, मंत्रों के फॉर्म में लिखे गए हैं। और एक एम्फेसिस इस टाइम पीरियड में लेटर वैदिक स्टेज पे एजुकेशन को जो दिया गया था, कि जो एजुकेशन दिया जा रहा है उनमें ग्रामर पे एम्फेसिस किया गया था, कि जो भी वेद पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, उनका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन हो, जो भी ओरिजिन, जो भी वर्ड्स दिए गए उनकी ओरिजिन क्या, एटमाइलॉजी क्या है, राइट, उन पे एम्फेसिस दिया गया। तो ये सारी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो वेद से एसोसिएटेड है, हम देखेंगे उनके बारे में वेदांग्स में मेंशन किया गया। वेद आंग्स, वेद आंग मतलब ऑर्गन ऑफ द वेद्स। ये 2 टर्म वेद प्लस अंग्स से बना हुआ है, दैट मीन्स ऑर्गन्स ऑफ द वेद। तो ये जो वेदांग्स हैं ये प्राइमरली आपको जो है वेद को अच्छी तरह से समझने में, अंडरस्टैंड करने में, उन चीज़ों को समझने के लिए ये वेदांश बनाए गए। जैसे प्राइमरली जो शिक्षा है वो आपकी जो है एजुकेशन पे फोकस करता है, जो वेदांश हैं। ग्रामर पे, व्याकरण पे फोकस है। रिचुअलिस्टिक जो भी प्रैक्टिसेस वेद में मेंशन की गई हैं वो प्रॉपरली फॉलो हों, वो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस भी इन वेदांश में मेंशन की गई हैं। जो भी चीज़ों का ओरिजिन, कोई भी चीज़ मेंशन की गई तो उसका कुछ ओरिजिन होगा, एटमाइलॉजी होगी, राइट, उनका मेंशन इस पे दिया गया है। चंद्र जो भी लिखे गए जिन्हें प्रोज फॉर्म में लिखे गए, या एस्ट्रोनॉमी की जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें वेदांग जो हैं ये 1 by 1 इन चीज़ों में जो है प्राइमरली मेंशन की गई हैं, ताकि इंडिविजुअल का
प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनको मिल सके। तो वेद के बाद ये वेदांग बनाए गए जो कि वेद को पढ़ने में अच्छे से हेल्प कर सके। एंड सब्सिक्वेंटली इन्हीं वेद से जो है उपवेद का डेवलपमेंट होता है। वेद तो एक फाउंडेशनल नॉलेज है, लेकिन फाउंडेशनल नॉलेज के बिहाफ पे सब्सिक्वेंट हम देखेंगे उपवेद का डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे ऋग्वेद से देखेंगे, ऋग्वेद से हम देखेंगे कि आपका जो है आयुर्वेद, जो आज के टाइम पे मॉडर्न ट्रेडिशनल मेडिसिन में हम आयुर्वेद के बारे में देखते हैं, उसका डेवलपमेंट जो है ऋग्वेद से हुआ है। यानी कि ऋग्वेद की जो नॉलेज है उसी नॉलेज से जो है अप्लाइड नॉलेज का डेवलपमेंट होता है, और इन्हीं नॉलेजेस को जो है प्राइमरली उपवेद बोला जाता है, राइट। उपवेद बोलता है, जो कि कुछ टेक्निकल वर्क के बिहाफ पे प्रेमाइज्ड हैं। तो इन उपवेद में हम देखते हैं कि हर एक वेद से एसोसिएटेड जो वेद्स हैं, उपवेद्स हैं, वो कौन कौन से हैं। एंड ब्राह्मण, जो हमने बोला कि वेद जो है वो हाइम्स के फॉर्म, मंत्र के फॉर्म में लिखे हुए हैं, उनको ईजियर वे में एक्सप्लेनेशन, जो भी रिचुअल्स मेंशन किए गए उनके डिटेल्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है वो इन ब्राह्मण्स में मेंशन की गई हैं। तो ये जो ब्राह्मण है एज अ बुक, इट गिव्स अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ वैदिक रिचुअल्स। जो भी वैदिक रिचुअल्स कर्मकांड मेंशन किए गए हैं उनका जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन है। जो भी सैक्रिफाइसेस दी जा रही हैं, जो भी चीज़ें की जा रही हैं पूजा याचना में, उनके पीछे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है वो सारा इन ब्राह्मण्स में मेंशन किया गया है। और हर एक वेद का अपना एक ब्राह्मण है, जो अभी हम टैबुलर फॉर्म में देखेंगे कि किनका कौन कौन से हैं। और ये ब्राह्मण जो है हमें हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से उस टाइम पीरियड की जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थी, उस सोसाइटी के सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में बताते हैं। प्राइमरी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं वो सारा इन ब्राह्मण से हमें मिलता है। और इन्हीं ब्राह्मण्स का जो कंक्लूडिंग पार्ट है उनको जो है अरण्यकास बोलते हैं। दे आर द लेटर पोर्शंस ऑफ द ब्राह्मण, राइट। और अरण्यकास इसलिए उनको बोला जाता है क्योंकि फॉरेस्ट में इनका कंपाइलेशन किया गया है, राइट। फॉरेस्ट में कंपाइलेशन किया गया कि जो हमने देखा कि आश्रम में जो थर्ड स्टेज था, दैट इज वानप्रस्थ, जो इंडिविजुअल्स जो जंगलों में चले जाते हैं, राइट, तो वो ऋषि मुनि के पास जाते हैं इनहैबिटेंट्स, और उनको जो है यहाँ पे अरण्यकास का कंपाइलेशन उस टाइम पे किया गया था। अरण्यकास किससे बोलते हैं? आत्मा से, बर्थ से, मृत्यु से, जो भी आपकी डेवलपमेंट्स हैं वो सारी इन अरण्यकास में इनका कंपाइलेशन किया गया है। और भी अलग अलग इंफॉर्मेशन जैसे ब्रह्म विद्या, मेडिटेशन पे बेस्ड, या नॉलेज ऑफ ब्रेथ। अभी हम देखते हैं कि जब योगा करते हैं तो हम सांसों को कैसे कंट्रोल करना, ये सारी चीजें जो है इन अरण्यकास में मेंशन की गई हैं। एंड सब्सिक्वेंट जो लेटर जो इन वेदास, चारों वेदाओं के बाद में जो नेक्स्ट वैदिक लिटरेचर डेवलप हुआ वो उपनिषद है। उपनिषद ऐसा टर्म मैंने मेंशन किया कि उपनिषद को ही वेदांत बोलते हैं, राइट। वेदांत इन उपनिषद को बोलते हैं एंड ऑफ वेदास, राइट। इनको वेदांत इसलिए बोलते हैं, वेद अंत, वेद प्लस अंत, दैट इज वेदांत। तो एंड ऑफ वेदास को जो है उपनिषद बोलते हैं। और उपनिषद टर्म जो अभी डिस्कस किया कि उपनिषद टर्म जो उपनिषद यानी कि नियर बाय टू सिट डाउन, जो प्रोमिनेंट जो भी प्रीस्ट या टीचर होंगे उनके नियर बाय पे जो भी बच्चे बैठ के उनसे जो फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग लेते थे, उसी बिहाफ पे इसको जो है उपनिषद बोलते थे। दैट इज ग्रुप ऑफ पीपल सिटिंग नियर बाय द गुरु टू ऑब्टेन नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। गुरु शिष्य परंपरा जो ट्रेडिशन है उसी को प्राइमरली जो है उपनिषद बोलते हैं। और ये क्या है? फाइनल पार्ट ऑफ द वेदास, वेदांत, जो मैंने अभी बोला कि फाइनल पार्ट ऑफ द वेदास। और जो भी उस टाइम पे कल्मिनेशन ऑफ इंडियन थॉट्स से रिलेटेड टू लाइफ, रिलेटेड टू डेथ, रिलेटेड टू यूनिवर्स, जो भी थॉट्स थे वो सारे इन उपनिषद में कंपाइल किए गए थे। बियॉन्ड दैट, अभी मैंने बोला कि अराउंड 108 उपनिषद के बारे में मेंशन किया प्रोमिनेंटली हैं, लेकिन ऐसे 209 उपनिषद हैं। प्राइमरली 108 उपनिषद के बारे में मेंशन किया गया है। और किन चीज़ों से डील करते हैं? ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, डेथ, लाइफ, इन चीज़ों के बारे में प्रोमिनेंटली ये डील करते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें जो है ब्रॉडली वैदिक लिटरेचर के एम्बिट में आ जाती हैं। चारों वेद, वेद से रिलेटेड वेदांश, और वेद से ही डिराइव किए हुए उपवेद। और उपवेद के बाद वेद के जो कंक्लूडिंग पार्ट है यानी कि एंड ऑफ वेदा, जिनको उपनिषद बोलते हैं, उन वेद को समझाने के लिए ब्राह्मण्स, अरण्यकास बने हैं। तो ये सारे ही जो लिटरेचर सोर्सेज हैं, जो अब तक हमने ब्रॉडली अर्ली वैदिक सोसाइटी और लेटर वैदिक सोसाइटी के बारे में पढ़ा, ये सारे ही वैदिक लिटरेचर जो हैं इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो कि हमें हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग में राइट फ्रॉम 1000 BC, अराउंड 1500 BC अप टिल 600 BC का जो टाइम पीरियड है इंडियन लैंडमास पे, उसकी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग इन्हीं वैदिक लिटरेचर से हमें मिलती है। और इन्हीं लिटरेचर्स में प्राइमरली क्या क्या चीज़ें मेंशन की हैं वो हमने ब्रॉडली देख लिया है। नाउ ये टैबुलर फॉर्म में, एंड ऑफ दिस चैप्टर, ये टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन किया गया है कि जो भी वेद हैं उन वेद को कंपाइल किसने किया है, उस प्रीस्ट के बारे में दिया गया है। हर एक वेद के अलग अलग प्रीस्ट हैं, तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। एंड बियॉन्ड, कौन सा वेद किस चीज़ के लिए डील करता है, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ऑलरेडी बहुत एन नंबर ऑफ क्वेश्चन से पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद में किन किन चीज़ों के बारे में मेंशन है, मिस्टिसिज्म या मैजिक से रिलेटेड कौन सी आपकी जो है वेद डील करते हैं, म्यूजिक से रिलेटेड कौन सा वेद है। तो ये अभी इस बॉक्स में हम देखते हैं। प्राइमरली जो पहला, जो सबसे ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद, जिस ऋग्वेद का कंपाइलेशन अर्ली वैदिक सोसाइटी में हुआ था, ये आपका जो है अर्लीस्ट वेद है। इसमें 1028 हाइम्स हैं, 1028 हाइम्स हैं, और ये 10 मंडल में बटा हुआ है, राइट, 10 मंडल्स में बटा हुआ है। और ये प्राइमरली डील करता है प्रेयर से। और ये प्रेयर्स करती क्या है, वर्ल्ड में प्रॉस्पेरिटी रहे, इसके लिए ये ऋग्वेद का कंपाइलेशन किया गया है। और इस ऋग्वेद को कंपाइल करने वाले पृष्ठ को प्रोमिनेंटली होत्री पृष्ठ बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि ऋग्वेद के कंपाइलेशन के लिए जो पृष्ठ हैं वो कौन से, होत्री हैं, अदरवायु हैं, उदयत्री हैं या ब्राह्मण्स हैं। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई, राइट। जो कुछ और इंपॉर्टेंट पृष्ठ, जैसे पृष्ठ वशिष्ठ हैं, गौतम है, वामदेव, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पृष्ठ जो हैं ये आपके ऋग्वेद से एसोसिएटेड है। और जो प्रोमिनेंट गॉड्स ऋग्वेद में मेंशन किए गए हैं, जैसे हमने बोला, अभी शुरू में ही डिस्कस किया था कि इंद्र जो भगवान है उनको वो एक प्रोमिनेंस डोमिनेंस था उनका अर्ली वैदिक सोसाइटी में, क्योंकि इनकी मेंशनिंग ऋग्वेद में की गई है अराउंड 250 टाइम्स। 250 बार इंद्र शब्द का यूज जो है ऋग्वेद में किया गया है। तो जो प्रोमिनेंट गॉड्स हैं वो इंद्र हैं, अग्नि है, अग्नि को 200 बार मेंशन किया गया है, वरुण है, रुद्र, आदित्य, वायु, अदिति एंड अश्विनी ट्विंस, ऐसे जो है मेंशनिंग इन पे की गई है। कुछ फीमेल गॉडेसेस के बारे में भी ऋग्वेद में मेंशन किया गया, जैसे उषा हैं जिनको गॉडेस ऑफ डॉन बोला जाता है, वॉक हैं, गॉडेस ऑफ स्पीच को जो है वॉक बोलते हैं, पृथ्वी माता का मेंशनिंग किया गया, गॉडेस ऑफ द अर्थ। ऐसे फीमेल डाइटीज का भी जो है मेंशनिंग ऋग्वेद में किया गया। तो जेंडर के पर्सपेक्टिव से भी ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि मेल गॉड्स के साथ साथ फीमेल गॉडेसेस का भी मेंशनिंग ऋग्वेद में किया गया है, राइट। और जो हाइम्स, जो मंत्र ऋग्वेद में मेंशन किए गए हैं वो प्रोमिनेंटली जो है हायर वैल्यूज ऑफ द लाइफ, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, इन चीज़ों पे एम्फसाइज करते हैं। और ये ब्रॉडली हमें सोसाइटी के सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में बताते हैं। और इसी रीज़न के बिहाफ पे हमने सिर्फ इसी ऋग्वेद के बिहाफ पे अपना फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर जो है ऋग्वेद अर्ली वैदिक सोसाइटी वो देखा था। सारी इंफॉर्मेशन हमें ऋग्वेद से मिल रही थी, इसीलिए प्रोमिनेंटली उसको अर्ली वैदिक सोसाइटी देखा था, राइट। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हमने देख ही ली हैं। अब ऋग्वेद से एसोसिएटेड जो उपवेद है, राइट, जो अप्लाइड नॉलेज डिवाइस किया गया है वो है आयुर्वेद। जो आज के दिन में मॉडर्न डे आयुर्वेद मेडिसिन हम प्रैक्टिस करते हैं वो इसी आयुर्वेद जो है ऋग्वेद से लिया गया है। जो भी हम जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ते हैं, राइट, तो ये उपवेद जो इससे एसोसिएटेड है ऋग्वेद से वो आयुर्वेद है। जो ब्राह्मण्स हैं जो कि बहुत ही एलेबोरेट फॉर्म में ऋग्वेद को मेंशन करते हैं वो कौशिकी एंड आत्रेय है। ये इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। सब्सिक्वेंटली आरण्यक और उपनिषद भी आत्रेय अलॉन्ग विद द कौशिकी हैं। तो ये तीनों ही ये ऋग्वेद से एसोसिएटेड है। नाउ फर्दर बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हिस्ट्री में इन पे जो है ईजियर में पूछे जा चुके हैं, लेकिन अब जो कमीशन क्वेश्चन पूछ रहा है वो एडवांस लेवल पे पूछता है, राइट। तो ये चीजें भी आपको क्रैम अप करने की जरूरत होती है कि कौन से पृष्ठ ने कंपाइल किया था, इनको क्या बोलते थे, उनसे एसोसिएटेड ब्राह्मण्स, आरण्यक और उपनिषद क्या हैं, अलग अलग वेद के वो देखना है। सब्सिक्वेंटली आपका नेक्स्ट जो है यजुर्वेद जो है, यजुर टर्म जो है यजनास से लिया गया। यजुर का मतलब होता है सैक्रिफाइस और वर्शिप, राइट, सैक्रिफाइस और वर्शिप है, जो कि इसमें जो मंत्र दिए गए हैं वो प्रोमिनेंटली इन्हीं सैक्रिफाइसेस से डील करते हैं, राइट। और ये यजुर्वेद वेद में ये मेंशन किया गया है कि जो भी आप सैक्रिफाइसेस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो भी यज्ञ आप कर रहे हैं, उसके जो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं वो उनके बारे में ब्रॉडर वे पे जो है इस यजुर्वेद में आपको मेंशन किया गया है। और इनको जो पृष्ठ ने कंपाइल किया है उनको अधरवायु पृष्ठ बोलते हैं। ये पृष्ठ ने जो है इनका जो है यजुर्वेद का कंपाइलेशन किया गया और पोएटिक अलॉन्ग विद प्रोज इन सब में लिखा गया है, राइट। और इनको जो ब्रॉडली हम देखेंगे फर्दर 2 ब्रांचेस में जो है इनको क्लासिफाई किया गया है, राइट। यजुर्वेद को जो है शुक्ल यजुर्वेद अलॉन्ग विद कृष्ण यजुर्वेद, इनको जो है 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। सब्सिक्वेंट उनका फर्दर क्लासिफिकेशन है।
जो उपवेद एसोसिएटेड है, राइट, जो उपवेद डिराइव हुआ है प्राइमरली यजुर्वेद से, वो है धनुर्वेद। लड़ाई बैटल्स करने के लिए, वॉर करने के लिए आर्चरी का ज्ञान जो स्टूडेंट बच्चे होते थे उस टाइम पीरियड पे लेते थे कि युद्ध नीति क्या हो, तो जो आर्चरी, जो धनुर्विद्या है, वो इसी यजुर्वेद से जो है डिराइव की गई है। और उनसे एसोसिएटेड जो ब्राह्मण से जो एलेबोरेट फॉर्म में इस यजुर्वेद को बताते हैं, राइट, वो कृष्ण यजुर्वेद अलॉन्ग विद द कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद जो है ये मेंशन किया गया है। अरण्यक्यास जैसे बृहद अरण्यक्यास हैं, राइट, एंड सब्सिक्वेंट तैत्रीय अरण्यक्यास ये इनसे एसोसिएटेड है, राइट। उपनिषद के में जो है शुक्ल यजुर्वेद, बृहद, ये सारे ब्रॉडर जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन पे दी गई है। सब्सिक्वेंट जो तीसरा आपका वेद है, राइट, तीसरा आपका जो वेद है वो शाम वेद है। शाम वेद जो है आपके म्यूजिकल रिसाइटेशन से रिलेटेड है। मंत्रों का उच्चारण कैसे किया जाए वो जो है म्यूजिकल फॉर्म में जो है राग के फॉर्म में यहाँ शाम वेद में मेंशन किया गया है। और इनको जो प्रीस्ट ने कंपाइल किया है वो हैं उदात्तरी प्रीस्ट। इन प्रीस्ट ने जो है इन शाम वेद का कंपाइलेशन किया गया, जो प्राइमरली शाम का मतलब होता है मेलोडी और सॉन्ग्स, म्यूजिक से एसोसिएटेड है। इसमें 16,000 राग्स हैं, जो म्यूजिकल राग्स हैं वो 16,000 हैं। और इसकी इंपॉर्टेंट फीचर ये कि जो भी इसकी मेजॉरिटी ऑफ द हाइम्स हैं वो ऋग्वेद से बोरो की गई हैं, सिर्फ 75 ही इसकी अपनी ओरिजिनल है। तो प्राइमरली बोरिंग जो इसकी ऋग्वेद से की गई है। और ये प्राइमरी एम्फेसिस देती है कि जो ऋग्वेद के हाइम्स हैं उनकी ट्यून क्या होनी चाहिए, उनका रिसाइटेशन क्या होना चाहिए, वो इस बुक में प्रॉपरली जो है मेंशन किया गया है। और ये बुक ही जो शाम वेद है आज की जो मॉडर्न डे इंडियन म्यूजिक है, राइट, जो मॉडर्न डे इंडियन म्यूजिक है उनका जो बेस है, जो बैकग्राउंड है, इसी शाम वेद से जो है इंडियन म्यूजिक की जो है डेवलपमेंट हुई है, राइट। और इससे जो इसीलिए जो एसोसिएटेड उपवेद एसोसिएटेड है वो गंधर्व वेद है, राइट। हमने अभी गंधर्व विवाह देखा था, लव मैरिज के बारे में, 8 मैरिजेस, और जो म्यूजिक है यहाँ पे गंधर्व वेद है जो कि शाम वेद से एसोसिएटेड है। एंड उसी से एसोसिएटेड जो आपके ब्राह्मण्स हैं उनको दैवत्य, सद्विंस, पंचविंश या उसको जामनीय बोलते हैं, राइट। ये ब्राह्मण जो है एलेबोरेट फॉर्म में जो है आपको शाम वेद के बारे में बताते हैं। सब्सिक्वेंट कौन से उपनिषद अलॉन्ग विद अरण्यक्यास जो एसोसिएटेड है वो मेंशन किया गया है। और जो लास्ट वेद है, जो लास्ट वेद हम देखेंगे अथर्ववेद। अब तक तो हमने त्रयी, जिन इन 3 वेदों को ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी बोलते हैं, वो देख लिया था। लास्ट सब्सिक्वेंट देखते हैं कि अथर्ववेद का जो है डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे जादू टोने की शुरुआत हो जाती है। मिस्टिसिज्म से जो चीज़ें डील करती हैं, मैजिक टैंट्रम्स, वो हम देखेंगे अथर्ववेद में मेंशन किया गया है, राइट। अथर्ववेद को जो है ब्रह्मवेद बोला जाता है। इसमें अराउंड डिजीजेस, 99 डिजीजेस के क्योर के बारे में मेंशन किया गया है, राइट। अथर्ववेद में जो है बहुत ही ये डिसीज के बारे में देखा गया। और विद टाइम जो है इनका जो प्रोमिनेंस है रिलीजन में वो देखेंगे कैसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि रिजिडिटी, रिचुअलिज्म बढ़ रहा है, ढोंग आडंबर बढ़ रहा है, तो लोग क्या करेंगे, जादू टोने में विश्वास करेंगे, राइट। तो वो चीज़ें हम देखेंगे कि इन अथर्ववेद में मेंशन की गई है। और इसीलिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट उस टाइम पे की सोसाइटी के लिए बुक जो है या ये वेद जो है हो जाती है, राइट। और ये प्राइमरली हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हमें बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उस टाइम पीरियड की सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में। और जो उपवेद एसोसिएटेड है वो अर्थशास्त्र, जो मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स है, वो इसी ऐसा उपवेद इसी अथर्ववेद से डेवलपमेंट हुई है। और इससे एसोसिएटेड जो ब्राह्मण है जो कि इलेबोरेट फॉर्म में हमें सारा इन डिटेल जो अथर्ववेद के बारे में मेंशन करता है उसको जो है गोपत बोलते हैं। और इससे एसोसिएट कोई भी अरण्यक्यास नहीं है, राइट। ये एक्सेप्शन है, काफी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। एक्सेप्शन के पर्सपेक्टिव से यूपीएससी में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे एसोसिएट कोई भी जो है आपकी अरण्यक्यास नहीं एसोसिएटेड है। और जो उपनिषद है वो मुंडका उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद है, प्रसन्न उपनिषद है। जो आज के टाइम पे हम नीचे देखते हैं ना, सत्यमेव जयते ट्रूथ ऑलवेज ट्राइम्स, तो इसी मुंडका उपनिषद से वो जो मोटो है वो बोरो किया गया है, राइट। और ये जो प्रीस्ट इससे एसोसिएटेड है जिन्होंने इसको कंपाइल किया है वो हैं ब्राह्मण, राइट। तो कौन से प्रीस्ट हैं, किस वेद से एसोसिएटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। इन बुक्स में क्या मेंशन किया गया, कितने हाइम्स हैं, इनसे एसोसिएटेड ब्राह्मण्स कौन से, अरण्यक्यास कौन से, उपनिषद कौन से हैं, ये एग्जामिनेशंस में टाइम एंड अगेन पूछे जाते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। हमने इन ब्रॉडली 2 पार्ट में डील किया है, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक। प्राइमरली हमने देखा कि ये वैदिक लिटरेचर्स कैसे इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि वैदिक एज सोसाइटी राइट फ्रॉम 1500 BC अप टू 600 BC जो सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती हैं कि कैसे सोसाइटी थी, कैसे वुमेन का स्टेटस क्या था, कैसे ट्राइबल सोसाइटी से इवॉल्व होकर टेरिटोरियल
टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जो है डेवलपमेंट होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज की जो मॉडर्न डे कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को भी समझने के लिए, जो आज के मॉडर्न डे में हो रहा है, रिलीजन के पर्सपेक्टिव से जो भी डिफरेंसेस हमारे हिंदुइज्म में पर्टिकुलरली हैं, वो ये चैप्टर आपको प्रोमिनेंटली बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड देता है और एक एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी देता है। इसी प्रमाइज पे, क्योंकि चैप्टर की इंपॉर्टेंस यू कैन अंडरस्टैंड कि यूपीएससी में इस साल मेंस में क्वेश्चन पुटअप किए गए, प्रीलिम्स में हर साल क्वेश्चन आते हैं, स्टेट पीसीएस में यूपी में प्रोमिनेंटली 2022 और 23 में इससे क्वेश्चन पूछे गए थे कि प्राइमरली जो है आप एंशिएंट इंडिया की ज्योग्राफी, सोसाइटी, इकोनॉमी का पता कैसे लगा सकते हो। तो ये सारी डेवलपमेंट्स आपको प्रोमिनेंटली सारे ही क्वेश्चंस का आंसर दे सकती हैं कि कैसे सोसाइटी इगैलिटेरियन फॉर्म से बहुत ही रिचुअलिस्टिक या रिजिड फॉर्म में मूव हुई, कैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म के डेवलपमेंट के पीछे क्या रीज़न थे, रिचुअलिस्टिक जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो ये सारे ही जो चैप्टर्स हमने ब्रॉडली डील किया है, एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो होप you have liked this session. If you have liked it, then please do give us the feedback. Till then, goodbye and all the best.